Hello everyone, how are you all? Welcome to ID Infusion by Triumph Academy। आज हम देख रहे हैं आपका सेमेस्टर 6 बीकॉम ऑनर्स का जो सब्जेक्ट है बिजनेस एनालिटिक्स, शॉर्ट फॉर्म में जिसको आप BA के नाम से जानते हैं, उसका यूनिट नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन। ये आप आगे का भूल जाइए। तो जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि डेटा क्या है और डेटा साइंस क्या है। डेटा क्या होता है? डेटा रिफर टू द रॉ फैक्ट्स, फिगर और सिंबल कलेक्टेड फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। जितने भी रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होती हैं, सिंबल होते हैं, इन सबको अगर हम कलेक्ट करें, ठीक है ना, किस पर्पस के लिए? इनका एनालिसिस करने के लिए। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। ठीक है, जितने भी रॉ फैक्ट्स, फिगर या फिर सिंबल्स होते हैं जो कि कलेक्ट किए जाते हैं, या तो रेफरेंस में यूज़ करने के लिए या फिर एनालिसिस के अंदर यूज़ करने के लिए, तो ये चीज़ क्या कहलाई जाती है? हमारी डेटा। अब डेटा दो टाइप के होते हैं हमारे, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड जो हमारे पूरे ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या फिर डिफाइन फॉर्म में होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े डेटाबेसेस वगैरह होगा, इन सबको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर्ड डेटा। और जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होते, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, कोई से भी इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई। तो इस टाइप का डेटा क्या कहलाया जाता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा क्या होता है। रॉ फैक्ट्स, फिगर एंड सिंबल। ठीक है। अब डेटा किस किस टाइप का होता है? दो टाइप का आपका डेटा आ गया। सबसे पहले क्वालिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का दूसरा नाम क्या है? कैटेगोरिकल डेटा। एंड क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम क्या है? न्यूमेरिकल डेटा। अब क्वालिटेटिव के अंदर भी दो पार्ट के डेटा होते हैं, एक होता है नॉमिनल डेटा और दूसरा होता है ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा वो होता है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, जैसे कि जेंडर है, जेंडर के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, या तो मेल फीमेल अदर्स, ठीक है ना। और नॉमिनल के अंदर कलर्स का एग्जांपल हो गया रेड, ब्लू, ग्रीन। इसके अंदर आप किसी को ऑर्डर में नहीं लगा सकते कि रेड ऊपर है, ब्लू नीचे है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का डेटा आप क्या कहलाया जाएगा? नॉमिनल, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। और ऑर्डिनल डेटा वो होता है जो विद स्पेसिफिक ऑर्डर काम करे, ठीक है ना। जैसे कि आप रेटिंग स्केल किसी चीज़ को रेट कर रहे हो कि कैसी ये चीज़ है, गुड है, एवरेज है, पुअर है, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर चीज़ों को अरेंज कर रहे हो ना कि सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड, फिर सेटिस्फाइड, फिर मॉडरेट, फिर डिससेटिस्फाइड, या फिर हाईली डिससेटिस्फाइड। तो इस टाइप का डेटा क्या कहलाया जाता है? आपका ऑर्डिनल डेटा। और क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर आपका न्यूमेरिकल इंक्लूड होंगे, सारे जो भी नंबर्स वाले होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में आप काउंटेबल वैल्यूज इंक्लूड करेंगे, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कार, ठीक है। किसी भी चीज़ के आपको नंबर्स बताने हो तो आप किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? डिस्क्रीट। और कॉन्टिन्यूअस के अंदर आप मेजरेबल वैल्यूज, जैसे हाइट। हाइट आप एक एक नहीं लेंगे, आप ऐसे करेंगे कि एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट हैं, तो जिनकी 5 से 5.5 फुट हाइट है वो एक कैटेगरी में है, जो 5.5 से 6 के बीच में है। तो आप इस तरीके से लेंगे। आप इस तरीके से थोड़ी ना लेंगे कि 4 वाले इधर आ जाएँ, 4 1 इधर वाले इधर, 4 2 वाले इधर। आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा? इस टाइप की सीरीज़ क्या कहलाई जाएगी? आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। जैसे हाइट नापना या फिर वेट नापना, जो कि मेजरेबल वैल्यूज़ होती हैं। आई होप आपको डेटा समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब डेटा साइंस देखते हैं कि डेटा साइंस क्या होता है। Data science is an interdisciplinary field that extract insight from data using techniques from statistics, mathematics, programming and machine learning। ठीक है ना। डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है, ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट करती है अलग अलग टेक्निक्स से। और वो टेक्निक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, एआई वगैरह, ठीक है ना। डेटा साइंस क्या होगा? एक ऐसी फील्ड जो क्या नाम है, डेटा एक्सट्रैक्ट करती है अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके। और उन टेक्निक्स का नाम क्या क्या है? यही सब जो कि मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उससे रिजल्ट निकालते हैं, उससे इंटरप्रेट करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिला, ठीक है, ताकि जो उससे रिजल्ट मिला हमें, उस हिसाब से हम अपने इन फ्यूचर डिसीजन ले पाएँ। तो इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? डेटा साइंस, ठीक है। अब डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस होता क्या है? डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग रॉ डाटा टू फाइंड ट्रेंड एंड पैटर्न फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी डेटा एनालिटिक्स पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम रॉ डाटे को, यानी कच्चे डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि हम ट्रेंड
पता कर सकते हैं और पैटर्न पता कर सकें, ठीक है, कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या पैटर्न चल रहे हैं, जिस हिसाब से हम अपना डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम रॉ डाटा को एनालाइज किया जाता है। ये फ्यूचर से रिलेटेड है, क्या है, डिसीजन मेकिंग आप फ्यूचर के लिए तो कर रहे हो, ट्रेंड एनालाइज फ्यूचर के लिए तो कर रहे हो, तो एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है डेटा एनालिटिक्स। इसके अंदर हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे पाइथन हो गया, आर स्टूडियो हो गया, एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हो गया, एआई वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब किसका पार्ट है, आपका डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है। अब दूसरी चीज़ आती है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स के अंदर फ़र्क है। डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम क्या करते थे, एनालाइज करते थे रो डाटा को, मगर डेटा एनालिसिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं डाटा को, उसकी क्लींजिंग कर रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसको डेटा को मॉडलिंग कर रहे हैं, डेटा मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमें यूज़फुल इंसाइट मिल सके। जैसे ये तो फ्यूचरिस्टिक था, इसके अंदर हम फ्यूचर की चीज़ें देखते हैं, इसके अंदर हम पास्ट की चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। हिस्टोरिकल डाटा देखिए आगे लिखा हुआ है ना, ये एक टाइप का सबसेट ही है डेटा एनालिटिक्स का, यानी कि एक डेटा एनालिटिक्स का पार्ट ही है डेटा एनालिसिस, ठीक है। ये ज़्यादातर हिस्टोरिकल डेटा पर डिपेंड है, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर, और ये किस पर डिपेंड है, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा एनालिटिक्स क्या है और डेटा एनालिसिस क्या है। अब डिफरेंस देखते हैं वो। अब एनालिटिक्स होती कितने टाइप की, इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले आ गया आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स किस चीज़ के बारे में की जाती है, व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है, इस चीज़ का जवाब देने के लिए जो एनालिटिक्स करते हैं वो एनालिटिक्स क्या कहलाई जाती है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की क्या चीज़ हुई है अभी। जैसे इसके अंदर हम पास्ट डेटा को समराइज़ करते हैं, जैसे कि हम पुरानी सेल्स देखेंगे, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक देखेंगे, तो क्या हुआ है, इस चीज़ का जवाब हमारा क्या देगा, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स देखेंगे कि मतलब जो हुआ है, ये हमने पता कर लिया डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से कि क्या हुआ है। अब ये जो हुआ है, जो सेल रिपोर्ट आएगी कि एकदम से सेल्स बढ़ गई या फिर एकदम से सेल्स कम हो गई, तो ये क्यों हुआ है, इस चीज़ को फाइंड आउट करना डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स कहलाया जाएगा। ये क्या आंसर करता है, व्हाई डिड इट हैपन, यानी जो भी चीज़ हुई है, अच्छी चीज़ हुई है, बुरी हुई है, वो किस वजह से हुई है, उसके बिहाइंड क्या रीज़न रहा है, ठीक है ना। ये हम आइडेंटिफाइज रीज़न बिहाइंड ट्रेंड यूजिंग स्टेटिस्टिकल टेक्निक। इसके अंदर हम रूट कॉज पता करते हैं कि वजह क्या थी। मान लीजिए कि हमारी सेल्स रिपोर्ट एकदम से बढ़ गई, ठीक है, तो अब हमें पता चला कि अच्छा होली फेस्टिवल था, इस वजह से हमारी सेल्स बढ़ गई, ठीक है ना। हमने डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स करी तो हमें ये फाइंड आउट हुआ। और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, प्रेडिक्शन का मतलब क्या, फ्यूचर के बारे में ही प्रेडिक्ट करना। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर हम भी यही सोचेंगे कि आगे क्या होने वाला है, कि इसका आंसर हम ये किस चीज़ का आंसर देती है, व्हाट विल हैपन, इन फ्यूचर क्या होने वाला है। इसके अंदर हम एआई का यूज़ करते हैं या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल का यूज़ करते हैं, ताकि हम फोरकास्ट कर सकें या फिर प्रिडिक्ट कर सकें कि फ्यूचर के अंदर होने वाला है। जैसे कि स्टॉक प्राइस होते हैं, लोग क्या करते हैं, वो प्रिडिक्ट तो करते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो आप ये किसकी हेल्प से करते हैं, लोग स्टैटिस्टिकल मॉडल बना रखे होते हैं। आजकल एआई के ज़रिए भी ये चीज़ की जाने लगी है, ठीक है। तो ये इस टाइप की एनालिटिक्स क्या कहलाई जाएगी, आपकी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होती है, व्हाट शुड बी डन, कि क्या करना चाहिए था हमें, ठीक है ना, कि इसके अंदर हमें रिकमेंडेशन मिलती हैं, जैसे एआई वगैरह का यूज़ करके, कि क्या हमें करना चाहिए था, कि जिस वजह से हमारी सेल अच्छी हो जाती, हमारी वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ जाता, ठीक है। तो इस टाइप की एनालिटिक्स, इस बारे में फाइंड आउट करना क्या कहलाया जाता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। आई होप आपको चारों टाइप के एनालिटिक्स समझ में आ गए होंगे, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं कि एनालिटिक्स बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। आपका तो बिजनेस एनालिटिक्स सब्जेक्ट है ना, तो आपको मेन डेटा साइंस की ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। तो आपके बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती हैं, सबसे पहले मार्केटिंग में यूज़ होगा आपका एनालिटिक्स। आपको कस्टमर को सेगमेंटेशन करना है, कस्टमर सेगमेंटेशन आप पिछले सेम में पढ़ कर आ चुके हैं क्या होता है, या फिर कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, ये सब चीज़ें क्या हैं, एनालिटिक्स का ही तो पार्ट है ना। तो मार्केटिंग के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स यूज़ की जाती है। फाइनेंस के अंदर कैसे, फ्रॉड डिटेक्ट करा हमने, वो भी एनालाइज करके करेंगे। रिस्क देखा कि इस काम को करने में कितना रिस्क है, वो भी हम क्या नाम है, एनालिटिक्स के ज़रिए करेंगे। हेल्थ केयर के अंदर भी बिजनेस एनालिटिक्स यूज़ किया जाता है, जैसे प्रिडिक्टिव डायग्नोसिस जो होती है, या फिर पेशेंट को मॉनिटर करना, या फिर कोई बीमारी हो गई उसके
दवाई ढूंढना, उसकी ड्रग डिस्कवरी करना, वो भी लोग एनालिसिस करते हैं डेटा को, वो फिर उसके बाद ही निकालते हैं ना। तो यही था एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस। और रिटेल के अंदर जैसे इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए भी डेटा का यूज़ किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसको स्टोर करना, ये सब चीज़ें करना, कि डिमांड को फोरकास्ट करना कि इन फ्यूचर कितनी डिमांड आने वाली है, कि फेस्टिवल सीज़न आएगा तो कितनी डिमांड होगी, ऑफ सीज़न चलेगा तो डिमांड कितनी कम होगी। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करके ही की जाती हैं डेटा को, ठीक है ना। कि पिछले साल इस टाइम पर ये सेल्स बढ़ गई थी तो क्या है, बस इस चीज़ को आप थोड़े बड़े लेवल पर कर रहे हो। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी, ठीक है, कि मेंटेनेंस को प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करना, कि क्वालिटी कंट्रोल करना, किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल की जाए, अपना प्रोडक्ट एनालिसिस करना, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, ये सब आपका बिजनेस एनालिटिक्स का पार्ट होगा। अब आगे चलते हैं, बिग डेटा देखते हैं कि बिग डेटा होता क्या है। जो बहुत क्या नाम है, लार्ज डेटा सेट होते हैं ना, एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट, वही हमारा क्या कहलाया जाता है, बिग डेटा। इसको हम आसानी से प्रोसेस नहीं कर सकते पुराने तरीके को यूज़ करके, ट्रेडिशनल मेथड को। ऐसा डाटा जो बहुत बड़ा हो, यानी एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट दैट कैन नॉट बी प्रोसेस यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, ऐसे डेटा क्या कहलाया जाएगा, आपका बिग डेटा, ठीक है। जिसके अंदर हमें इसके लिए, इस चीज़ को करने के लिए, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हमें इसके स्पेशलाइज टूल मिलते हैं, उसके बगैर ये डेटा हैंडलाइज नहीं हो पाता। जैसे हैडूप, स्पार्क, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनके एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं जो इस डेटा को हैंडल करते हैं, जो इतने बड़े एक्सट्रीम लार्ज डेटा सेट होते हैं जो ईजीली प्रोसेस नहीं किए जा सकते। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, 5 V's क्या होते हैं बिग डेटा के। ये हो गया वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। वॉल्यूम का मतलब इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, हाईली एक्सट्रीम होते हैं, ये मैंने बता दिया, जैसे टीबी में होते हैं या फिर पीबी में होते हैं, टेराबाइट्स या फिर पेटाबाइट्स। और या फिर इनकी वेलोसिटी और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। हाई स्पीड डेटा जनरेशन होता है, जैसे कि आप कोई सा गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल पबजी आप खेल रहे हैं, तो आपको जैसे कि सामने वाले ने आप पर शूट करा या फिर आपने के फ्रेंड ने गन चलाई, तो आपको विद इन द सेकेंड्स ही आपको पता लग जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको 5 मिनट बाद पता लग रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी, यानी कि डेटा इतना फास्ट होता है कि विद इन द सेकेंड्स एक इंसान से दूसरे इंसान को पता लग जाता है। वैरायटी, और इसके अंदर अलग अलग टाइप के डेटा इंक्लूड होते हैं, इसके अंदर हर टाइप का डेटा होता है, भले से स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, हर टाइप का डेटा इसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। और वेरासिटी होती है, यानी कि रिलायबल डाटा होता है और एक्यूरेट डेटा होता है। और वैल्यू, यानी कि इन डेटा से हम कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंसाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा, जो कि हैं वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सोशल मीडिया के अंदर भी यूज़ होता है, सोशल मीडिया एनालिसिस के अंदर भी, ई कॉमर्स के अंदर भी, हेल्थ केयर के अंदर भी, फाइनेंस के अंदर भी, और स्मार्ट सिटीज़ के अंदर भी बिग डेटा यूज़ किया जाता है। सोशल मीडिया के अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस या फिर ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें देखने के लिए भी हम बिग डेटा का यूज़ करते हैं। और ई कॉमर्स के अंदर जैसे कि डायनामिक प्राइसिंग, जो कि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वही बिग डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं वो भी। और हेल्थ केयर के अंदर जैसे कि बीमारी का पता लगाना, डिजीज़ प्रिडिक्ट करना या फिर पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेज करना, ये बहुत बड़े लेवल पर होता है, ये सारा बिग डेटा का ही पार्ट होता है। और फाइनेंस के अंदर फ्रॉड डिटेक्ट करना या फिर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करना, ये भी बिग डेटा का ही आपका पार्ट है। स्मार्ट सिटीज़ के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीज़ें बिग डेटा के थ्रू ही की जाती हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं डेटा एनालिटिक्स के अंदर। एक तो आज के टाइम में डेटा क्वालिटी इशू है कि इनकम्प्लीट डाटा मिलता है या फिर इनएक्यूरेट डाटा मिलता है या फिर इनकन्सिस्टेंट डाटा मिलेगा। तो एक तो डेटा क्वालिटी इशू हो गई, कमी हमारी डेटा एनालिटिक्स की। और दूसरा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खतरा है कि ब्रीचेस हो जाते हैं और रेगुलेशंस को हमें कंप्लायंस के साथ चलना पड़ता है, वरना डेटा ब्रीच हो जाएगा, डेटा चोरी हो जाएगा। और स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम, ठीक है, कि जैसे जो बड़े बड़े डाटा सेट हैं उनको एफिशिएंटली हम इजीली मैनेज नहीं कर सकते, उनको प्रोसेस नहीं कर सकते बड़े डेटा सेट्स को इजीली। स्किल गैप है कि आज के टाइम में लोगों को डेटा साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है, ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं है जो कि डेटा साइंस को पढ़ सकें और उस चीज़ को कर सकें। और इंटीग्रेशन ऑफ डेटा सोर्स भी एक तरीके का चैलेंज ही है, ठीक है ना, कि अलग अलग सोर्सेस से आपको डेटा कंबाइन करना है। और
उसको वर्क कराना है, तो ये भी एक टाइप का चैलेंज है। और कंप्यूटेशनल पावर की आपको लार्ज स्केल एनालिटिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। हाई प्रोसेसिंग डेटा है तो उसके लिए आपको लार्ज स्केल एनालिटिक्स करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं बिजनेस एनालिटिक्स का यूनिट नंबर 2। ये आपका होगा, तो आपके आगे के 4 यूनिट तो हो चुके हैं, बस ये सेकंड यूनिट आपका रह गया था, तो आज इसको करके बस फिनिश करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो आपका आता है डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग, कि डेटा को किस तरीके से प्रिपेयर एंड क्लीन करते हैं। व्हाट इट मीन्स गेटिंग योर डाटा रेडी सो दैट इट्स करेक्ट, कंप्लीट एंड ईजी टू वर्क विद, कि अपने डेटा को रेडी करना है, इस तरीके से रेडी करना है कि वो पूरा करेक्ट हो, कंप्लीट हो और ऐसा डेटा हो कि हम उसके साथ वर्क कर पाएँ, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करते हैं, जैसे कि मेल और मेल सेम है, इसका मतलब है ना, मेल और मेल का चाहे कैपिटल M लिखो या फिर स्मॉल M, एक ही बात होती है। तो हम सब जगह से अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स ऐसे ठीक करेंगे। मेक श्योर ऑल डेट्स एंड नंबर आर इन द करेक्ट फॉर्मेट, कि सारे डेट्स और सारे नंबर जो हैं वो हमारे करेक्ट फॉर्मेट में हो, इसके अंदर हम ये चेक करेंगे। और फिल इन मिसिंग वैल्यूज़, जहाँ जहाँ पर भी हमने वैल्यूज़ मिस कर दी, लिखना भूल गए और यहाँ फिर हमने एक्स्ट्रा लिख दी कहीं पर वो चीज़ें, तो उस चीज़ को ऐड करना या फिर रिमूव करना, ठीक है। डिलीट एक्स्ट्रा और अननेसेसरी रो और कॉलम, और जो जितने भी हमारे एक्सेल के अंदर एक्स्ट्रा रो बने हुए हैं, एक्स्ट्रा कॉलम्स बने हुए हैं, उन सबको डिलीट करना जो अननेसेसरी हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें ही करना डेटा प्रिपरेशन एंड डेटा क्लीनिंग कहलाया जाएगा। उसके बाद आता है फाइंड एंड फ़िल्टर। फाइंड एंड फ़िल्टर, फाइंड कैसे करते हैं हम एक्सेल के अंदर? एक्सेल के अंदर हम अगर हमें कोई सा भी वर्ड ढूंढना हो, ठीक है, तो हम क्या मान लीजिए आपको कुछ वर्ड ढूंढना है, आइडिया, मान लीजिए आइडिया जहाँ जहाँ पर भी है लिखा हुआ वो आपको रिमूव करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, Ctrl+F दबाएंगे, अपने एक्सेल खोलेंगे, वो फाइल खोलेंगे जो आपकी चल रही है, Ctrl+F दबाएंगे और आप आइडिया जो है सर्च कर लेंगे। तो जितना भी जहाँ जहाँ पर भी आइडिया आपका लिखा हुआ होगा ना फाइल के अंदर, वो आइडिया आपका क्या हो जाएगा, शो होने लगेगा जहाँ पर भी लिखा हुआ होगा। अब फिल्टर, अलाउ यू टू शो ओनली द रो यू केयर अबाउट। और फिल्टर कैसे करेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटा देना और जो आपके मतलब की चीज़ें हैं वही चीज़ें देखना, फिल्टरिंग कहलाता है, आपका फिल्टर कहलाता है। शो ओनली स्टूडेंट हु गॉट मोर देन 80 मार्क्स, यानी आपके पास पूरा डेटा है, ठीक है, उसके अंदर सब बच्चों के मार्क्स हैं 0 से लेकर 100 तक, जिसके जितने जितने भी मार्क्स हैं पूरी क्लास के मार्क्स हैं, बट आपको देखने की किस किस बच्चे ने 80 से अबव स्कोर करा। तो आपने फ़िल्टर कर दिया इस चीज़ को, है ना, आपने बाकी बच्चे अलग कर दिए और 80 से ऊपर वाले अलग कर दिए और आप उन लोगों को देखने लगे जिनके 80 से ऊपर मार्क्स थे। तो ये क्या चीज़ कहलाई जाएगी, फ़िल्टरिंग, की आपने डेटा को फ़िल्टर कर दिया, आपने जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको फ़िल्टर कर दिया। अब ये किस तरीके से करते हैं, क्लिक ऑन द टॉप रो, हम टॉप रो पर जाएंगे, गो टू डेटा का ऑप्शन आएगा, वो वहाँ से मतलब टॉप रो पर जाकर डेटा के अंदर जाएंगे, टॉप रो के अंदर डेटा इंसर्ट ये सब चीज़ें शो हो रही होंगी आपकी, तो डेटा पर जाएंगे, डेटा के अंदर फ्लिप का ऑप्शन आएगा आपका फ़िल्टर का, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो टू सेट योर फिल्टर। तो हम अपने ड्रॉप डाउन एरो को अपने जो भी हमें फ़िल्टरिंग करनी है उस हिसाब से सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ कहलाई जाएगी। इसका मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है आपको एक्सेल के ऊपर भी कर दिखा दूंगा, आप घबराएं नहीं, आपका थ्योरेटिकल पार्ट समझा रहा हूँ, इसको मैं एक्सेल शीट पर भी कर दिखा दूंगा आपको। अब आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। व्हाट इट डज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, करती क्या है, ऑटोमेटिकली चेंज द कलर और फॉर्मेट ऑफ अ सेल बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू। वैल्यू के हिसाब से जो भी कॉलम है उसको या फिर सेल है उसका कलर चेंज कर देना या फॉर्मेट चेंज करना, ये क्या कहलाई जाती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको समझ में नहीं आया, मान लीजिए जहाँ पर भी जितने भी बच्चों के 90 से ऊपर मार्क्स हैं आपके पास, वही फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा ले लेते हैं कि आपके पूरी क्लास के मार्क्स हैं, 60 बच्चे हैं आपकी क्लास में, 60 बच्चों के मार्क्स हैं, मगर आपको क्या करना है, आपके 90 से जितने भी ऊपर वाले हैं ना वो देखना है। तो आपने फ़िल्टर करा और उनको क्या कर दिया, ग्रीन मार्क कर दिया, ताकि आप बाद में जब भी खोले ना आपको ऐसा ढूंढना ना पड़े, जहाँ जहाँ पर भी आपको ग्रीन दिखे आप समझ जाएं कि ये वो बच्चे हैं जिनके 90 से ऊपर मार्क हैं, या फिर जिनके कम नंबर आए, मान लीजिए 30 से नीचे आए, उनको रेड मार्क कर दिया, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को क्या कहलाई जाती है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाई जाती है।
अगला जो टॉपिक इसके अंदर, यूज़ कलर स्केल टू शो हाई टू लो वैल्यूज़। हाँ, कि मतलब हम कलर स्केल का शो कर रहे हैं इसके अंदर, हाई वैल्यू दिखाने के लिए हम ग्रीन यूज़ कर रहे हैं, लो वैल्यूज़ दिखाने के लिए रेड कर रहे हैं। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं जहाँ आप और दूसरे कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। इसको किस तरीके से करेंगे, हम होम के अंदर ही आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा होता है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ से आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हो जाएगी, जिस तरीके से भी आपको सेट करनी होगी। अब टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, वॉट डज इट मीन, स्प्लिट वन कॉलम इंटू मल्टीपल कॉलम यूजिंग स्पेस कॉमा और अदर सेपरेटर। कि एक कॉलम को हमने बहुत सारे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, किस तरीके से, या तो बीच में स्पेस डाल दिया, कॉमा लगा दिया, या फिर दूसरा जिस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं दो कॉलम्स को, उस तरीके से कर दिया। यानी एक कॉलम को बहुत सारे कॉलम में बदल देना, कि किस किस चीज़ का यूज़ करके, स्पेस कॉमा या फिर दूसरे सेपरेटर का यूज़ करके टेक्स्ट टू कॉलम कहलाया जाता है। एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, जॉन स्मिथ कॉमा 1 2 3 स्ट्रीट, ऐसे लिखा हुआ है, तो आपने दो चीज़ों में कर दिया इसको, जॉन स्मिथ एक कॉलम में और 1 2 3 स्ट्रीट दूसरे कॉलम में, ठीक है ना। और इसको भी कैसे करते हैं हम, डेटा, ऊपर डेटा का ऑप्शन आ रहा होगा आपका टॉप रो के अंदर, वहाँ टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन आएगा, तो जितने भी कॉमा वाले ऑप्शन होंगे ना, वहाँ से आपके वो खुद सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। एक कॉलम अलग बन जाएगा नाम का, और दूसरा जो एड्रेस का है वो कॉलम अलग बन जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, टेक्स्ट टू कॉल। आई होप आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ईजी से ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको समझाऊँ, ठीक है। अब रिमूविंग डुप्लीकेट्स, अब डुप्लीकेट डाटा जो होता है उसको किस तरीके से हम रिमूव करते हैं। फाइंड एंड रिमूव रिपीटेड रो और वैल्यूज़ इन योर डाटा, इसके अंदर हम ढूंढते हैं और रिमूव कर देते हैं क्या, जो भी चीज़ें रिपीटेड रोज़ हैं या फिर रिपीटेड वैल्यू हैं हमारे डेटा की, उसको ढूंढ कर उसको रिमूव कर देना रिमूविंग डुप्लीकेट्स कहलाया जाता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दे रखा है john@example.com, ये आपका जो है एक बार लिखना था आपको, बट वो लिखा हुआ है कितनी बार है, 3 बार लिखा हुआ है। तो आप डेटा के अंदर जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप टाइप कर देंगे john@example.com, और फिर जहाँ पर भी वो एक्स्ट्रा होगा वो आपको शो हो जाएगा, आप उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपना डुप्लीकेट डाटा एक्सेल के अंदर से रिमूव कर सकते हैं। ये सारी जितनी भी बात चल रही है यहाँ पर फ़िलहाल एक्सेल की ही बात चल रही है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बहुत जल्द कराने वाला हूँ। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, करता क्या है, कंट्रोल व्हाट वैल्यूज़ कैन बी एंटर्ड इन अ सेल, की मतलब किस सेल के अंदर क्या वैल्यूज़ आनी चाहिए, वो क्या कहलाई जाती है, हमारी चीज़ डेटा वैलिडेशन कहलाई जाती है। फॉर एग्जांपल ओनली नंबर फ्रॉम 1 to 100, यानी आपको पता है आपको डालना है कि क्या नाम है 1 से लेकर 100 तक ही नंबर इस कॉलम में आए, इसके अलावा कुछ और ना आए, ठीक है ना। तो आप ये सेट कर देंगे कि इन कॉलम्स के अंदर ना कुछ नाम आ सकता, ना कुछ और आ सकता, सिर्फ नंबर आ सकते हैं 1 से लेकर 100 तक, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, डेटा वैलिडेशन। क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, यानी आपको ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, यानी कि सिर्फ कंट्रीज़ के ही नाम आने चाहिए और कोई नंबर नहीं आना चाहिए या फिर नेम नहीं आना चाहिए, तो वो चीज़ें करना आपका डेटा वैलिडेशन कहलाया जाता है। इसको भी किस तरीके से जाएंगे, एक्सेल के अंदर आपको ऊपर डेटा का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ आएगा, आप वहाँ पर क्लिक करें, इस तरीके से आपका डेटा वैलिडेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या है इसके बाद, फाइंडिंग अनयूजुअल डाटा, आउटलायर्स जिसे बोलते हैं। अनयूजुअल डाटा ढूंढना या फिर आउटलायर्स ढूंढना दोनों सेम चीज़ होती हैं। ये व्हाट इट इज़, ये होता क्या है, एन आउटलायर इज़ अ नंबर दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आउटलायर या फिर अनयूजुअल डाटा एक ऐसी चीज़ होती है वो जो कि पूरे हमारे डेटा से अलग चीज़ होती है, मतलब पूरे डेटा जो है वो एक तरफ और ये अनयूजुअल डाटा या फिर आउटलायर्स एक तरफ, ठीक है ना, जो कि उस डेटा के अंदर नहीं होना चाहिए। कि इसको किस तरीके से ढूंढते हैं, या तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेंगे, जैसे हमने पता, इससे हमारी हाईलाइट जो जाएंगी, लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यूज़ दोनों हाईलाइट हो जाएंगी, जैसे हमने ऊपर करे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कि हाई वैल्यूज़ ग्रीन से हाईलाइट कर ली और लो वैल्यूज़ जो है रेड से हाईलाइट कर ली। सॉर्ट वैल्यूज़ फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्पोर्ट स्ट्रेंज वंस, फिर हम उनको अरेंज कर देंगे स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट की तरफ। फिर उसके अंदर जो भी हमें क्या नाम है अनयूजुअल दिखेगा कि अरे ये तो नंबर की जगह कुछ अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम उसको देखेंगे कि अगर हम जब खुद उसको लगाएंगे सही फॉर्मेट में तो हमें खुद दिख जाएगा। मान लीजिए नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5, उसके बीच में ए है, तो वो ए क्या होगा, एक तरीके से आउटलायर होगा, क्योंकि ए का उसमें कुछ लॉजिक बनता नहीं है। मार्क्स लिखे हुए हैं, मार्क्स के अंदर नंबर्स ही होंगे, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है AB, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता है, ठीक है।
कोवेरियंस और कोरिलेशन मैट्रिक्स। कोवेरियंस क्या होता है? टेल अस इफ टू थिंग इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। कोवेरियंस वो चीज़ होती है जो हमें बता दी कि जो भी दो अपने हमारे वेरिएबल हैं वो एक साथ इंक्रीज होते हैं या एक साथ घटते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं, है ना। ये क्या चीज़ बताती है? हमारी कोवेरियंस बताती है। एग्जाम्पल, इफ हाइट एंड वेट बोथ इंक्रीज दे हैव पॉजिटिव कोवेरियंस। ये मान लीजिए अगर एक इंसान है, उसका हाइट भी बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, डेटा के अंदर ये गिवन है, तो उसका कोवेरियंस कैसा शो होगा? पॉजिटिव। अगर मगर उसकी हाइट बढ़ रही है, वेट नहीं बढ़ रहा, वेट डिक्रीज हो रहा है, तो वो नेगेटिव कोवेरियंस शो होगा। जब मतलब अगर ये दोनों ही कम हो रहा है, हाइट भी कम हो रही है, वेट भी कम हो रहा है, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ फॉर एग्जांपल दे रखा है कि हाइट और वेट दोनों कम हो रहा है, तब भी पॉजिटिव कोवेरियंस होगा, बस वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होना चाहिए। कोरिलेशन क्या होता है? टेल अस हाउ स्ट्रांगली टू थिंग आर रिलेटेड, कि किस तरीके से दो चीज़ें जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। इसकी वैल्यूज़ होगी वो -1 से लेकर 1 तक की हो सकती है। अगर 1 आई है ना तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, कि यानी कि हद से ज़्यादा कनेक्टेड है ये दोनों चीज़ें, हद से ज़्यादा रिलेटेड है। नेगेटिव आई है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होगा, कि मतलब बिल्कुल भी कुछ रिलेशन नहीं है दोनों के अंदर, 1 रुपये के भी रिलेटेड नहीं है। और 0 का मतलब क्या होता है? नो रिलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर एक्सेल के अंदर हम कोवेरियंस कैसे निकालेंगे? हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू कोवेरियंस डॉट पी। ठीक है, पहले रेंज डाल देंगे, फिर कॉमा डाल के दूसरी रेंज डाल के हम एंटर कर देंगे तो हमारा कोवेरियंस निकल जाएगा। और आर स्टूडियो के अंदर कैसे करते हैं? COV लिखेंगे और डेटा बना देंगे। ये मैंने वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बहुत समझना ज़रूरी है। ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। मोस्टली इसके अंदर जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल पार्ट है। अगर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आई होंगी तभी आपको इसकी थ्योरी भी समझ में आएगी, वरना इसकी थ्योरी भी कुछ समझ में आने वाली नहीं है। कोरिलेशन के अंदर अगर हमें जो एक्सेल में करना है, इज इक्वल टू कोरेल टाइप करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, पहली रेंज डालेंगे, कॉमा लगाकर दूसरी रेंज डालेंगे, फिर कॉमा दोबारा कॉमा नहीं, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर एंटर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कोरिलेशन निकल जाएगा। देखिए यहाँ तो मैं बता दूंगा कि ऐसे कर देंगे, बट जब आप खुद एक्सेल पर वो चीज़ करेंगे और या फिर मैं आपको कर दिखाऊंगा, मेनली आपको तभी समझ आएगी वो चीज़। इतनी ईजिली वो चीज़ समझ में आने वाली आपको नहीं है। हैंडलिंग मिसिंग डाटा। मिसिंग वैल्यूज़ कैन कॉज प्रॉब्लम इन एनालिसिस। अगर आपके डेटा के अंदर से कुछ भी वैल्यू मिस है, गायब है, तो वो आपके डेटा के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। फिल विद एवरेज और मोस्ट कॉमन वैल्यू। इसको हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं? जहाँ पर भी मिसिंग वैल्यू है वहाँ पर या तो किसी चीज़ का एवरेज डाल दो, या फिर जो कॉमन वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, हम वहाँ पर वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए NA लिखा हुआ है कहीं पर, नॉट एप्लीकेबल, तो या फिर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो मिसिंग वैल्यूज़ हैं आपकी, वहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा, या तो उस रो को ही हटा दो। मेनली ये सबसे आसान चीज़ क्या है? अगर उसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है उस रो के अंदर, आप उस पूरी रो को उड़ा दो। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप क्या करो? टाइप करो इज इक्वल टू इफ़, फिर ब्रैकेट लगाओ IS ब्लैंक A2, और ये जो पूरी आपको दे रखी है ना, ये आप टाइप कर दें वहाँ पर। जब आप ये चीज़ टाइप करेंगे ना तो वो आपका ऑटोमेटिकली वो खुद अपने हिसाब से उस चीज़ को फिल कर देगा, आपका जो डेटा है। ठीक है ना। फिर आप डेटा समराइजेशन की, डेटा को किस तरीके से समराइज़ करते हैं, व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? गिविंग क्विक समरी ऑफ द डेटा, यानी जो इतना बड़ा डेटा आपको गिवन है ना, ये आपको उसकी छोटी सी समरी निकाल के दे देगा। ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ, मतलब वो चीज़, वो पूरा डेटा इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले कॉमन फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सम, फिर ब्रैकेट के अंदर हम रेंज डाल देंगे तो ये ऐड नंबर, यानी जितने भी नंबर्स हैं ये सबको ऐड कर देगा। यानी अगर हमें सबका सम निकालना हो, सबका एडिशन निकालना हो, तो हम क्या कमांड डालेंगे? इज इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी रेंज है, जिनका भी हमें प्लस निकालना है वो डाल देंगे। और अगर हमें मीन निकालना है तो इज इक्वल टू एवरेज टाइप कर ब्रैकेट लगाएंगे, रेंज लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो उस पूरे डेटा की एवरेज निकल जाएगी या फिर मीन निकल जाएगी, जो कि सेम ही चीज़ होती है। ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट निकालने के लिए इज इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट के अंदर रेंज, और लोएस्ट वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल टू MIN यानी कि मिनिमम, और फिर ब्रैकेट के अंदर रेंज डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारे पूरे डेटा की हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़ निकल सकती हैं। और अगर हमें नंबर्स काउंट करने की, ये डेटा जो है इतना सारा, कितने नंबर्स हैं इसके अंदर, तो इज इक्वल टू काउंट लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम रेंज डाल देंगे। तो इस तरीके से हम डेटा को समराइज़ कर सकते हैं, इजी फॉर्मेट में समझ सकते हैं। ठीक है,
डेटा विजुअलाइजेशन, ग्राफ एंड चार्ट की डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हैं, उनको ग्राफ्स पे कैसे शो करेंगे, उनको चार्ट्स पे कैसे शो करेंगे, ये क्या कहलाई जाती है हमारी चीज़, डेटा विजुअलाइजेशन। इसका पर्पस क्या होता है, टू हेल्प सी पैटर्न एंड ट्रेंड इजीली। तो जो भी हमारा ट्रेंड होगा ना वो हमें डाटा से दिखकर तो समझ में नहीं आएगा टेबुलर फॉर्म में, मगर अगर हम ग्राफ देखेंगे और हम देखेंगे कि ऐसा कुछ बना हुआ है तो हमारे लगेगा हाँ कि हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव रिलेशन है। ऐसे बना हुआ है तो नीचे की तरफ आ रहा है, हाँ भाई नेगेटिव रिलेशन है। और अगर हम उसे पढ़ने बैठ जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो ये जो ये बना हुआ होता है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन, ग्राफ या फिर चार्ट्स जो होते हैं, ये हमारे डेटा के पैटर्न को या फिर ट्रेंड को ईजिली समझने में मदद करते हैं। इसके अंदर हम किस किस टाइप के चार्ट होते हैं, एक होता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, शो रिलेशन बिटवीन टू नंबर, ये दो नंबर के बीच का रिलेशन बताता है, जैसे हाइट और वेट है, उन दोनों के बीच के अंदर क्या रिलेशन है, ये दिखाने के लिए हम क्या बनाएंगे, स्कैटर प्लॉट। और लाइन चार्ट क्या होता है कि ट्रेंड ओवर टाइम किस तरीके से चेंज हुआ, हमारी मंथली सेल्स बढ़ी या घटी, ये जो है एक तरीके से ओवर टाइम चीज़ों को हमारा शो करता है लाइन चार्ट। और स्कैटर प्लॉट दो चीज़ों के बीच का रिलेशन दिखाता है। हिस्टोग्राम क्या शुरू करता है कि कितने टाइम कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है या फिर अपीयर हो रही है, ठीक है ना, कि मतलब कितने स्टूडेंट्स ने कितने स्कोर करा, ये चीज़ हमारी हिस्टोग्राम दिखाती है, ठीक है ना। हिस्टोग्राम इस तरीके से बना हुआ होता है, आप बहुत कुछ बना कर आ चुके हो, ये बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद होता है बार या फिर कॉलम चार्ट, ये चीज़ों को कंपेयर करने के यूज़ में आती हैं। जैसे कि अलग अलग सिटीज़ के अंदर हमें अपने प्रोडक्ट की सेल देखने की, किस सिटीज़ में क्या कितनी ज़्यादा हुई कम हुई, ये हमारा बार चार्ट दिखाता है या फिर कॉलम चार्ट दिखाता है। इसको किस तरीके से बनाते हैं, हम डेटा के अंदर जाएंगे, डेटा के अंदर इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट के ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो जो भी चार्ट आपको बनाना है आप वो सिलेक्ट करें, आपका डेटा बन जाएगा। फिर उसके बाद आती है पिवट टेबल्स। पिवट टेबल्स क्या होती हैं, समराइज लार्ज डाटा क्विकली, एक टाइप की ऐसी टेबल होती है जो बड़े बड़े डेटा को बहुत छोटे फॉर्मेट में ईजी फॉर्म में हमें दिखा सकती है। एग्जांपल, अगर हमें पूरी एक सेल दे रखी है पूरे एक प्रोडक्ट की कितनी हुई है, बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, ये इस डेटा को बहुत छोटे फॉर्म में दिखा देगी, ठीक है। और काउंट ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रेड, ठीक है, ये भी इतने बड़े डेटा को भी ये शॉर्ट फॉर्म में दिखा देगी। इसको किस तरीके से बनाते हैं, ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा आपका एक्सेल के अंदर। अगर आप ये एक्सेल सामने खोल के बैठ भी रहेंगे ना, भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आप ये चीज़ें देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा इंसर्ट के अंदर पिवट टेबल का, फिर वहाँ हम रोज और कॉलम्स ड्रैग करेंगे वैल्यूज़ के अंदर, इस तरीके से आपकी पिवट टेबल बन जाएगी। पिवट चार्ट्स भी बनते हैं आपके और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो पिवट टेबल है उसका ग्राफ बना देना क्या कहलाया जाता है, पिवट चार्ट्स कहलाया जाता है, ठीक है। और ये तब बदलता रहेगा जब भी आप पिवट टेबल के अपने डेटा की वैल्यूज़ बदलते रहोगे ना, तो आपके जो उसका पिवट चार्ट बना होगा उसकी भी वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी, ठीक है। स्लाइडर क्या होता है, एड बटन टू फिल्टर पिवट टेबल एंड चार्ट्स इंटरैक्टिवली। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर इसके यूनिट 5 के साथ। फिर हम इसके बाद मिलेंगे आपको इस ही सब्जेक्ट के बिजनेस एनालिटिक्स के वन शॉट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर द 100 सब्सक्राइबर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आईडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है। डीयू के स्टूडेंट्स रेगुलर हो या फिर एसओएल, उन सब के लिए सब्जेक्ट है। उसका यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू आर कि आर होता क्या है। आर इज़ अ लैंग्वेज एंड एनवायरनमेंट स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स। आर एक टाइप की लैंग्वेज बोल लीजिए या फिर एनवायरनमेंट बोल लीजिए उसे, ठीक है ना, जो किस काम के लिए आता है, जो किस वजह से बनाया गया है, जो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग वगैरह करने के लिए और ग्राफिक्स वगैरह बनाने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये बनाया गया है, ठीक है। डेवलप्ड एज ओपन सोर्स अल्टरनेटिव टू एक्सपेंसिव स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। जितने भी महंगे महंगे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर थे, ये उनको एक तरीके से उनका अल्टरनेटिव है, ये चीपर वर्जन है, यानी कि ये फ्री वर्जन है आपका, ठीक है। और ये क्यों बनाया गया है, ताकि मतलब लोग फ्रीली जो है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाएँ, ठीक है। और ये एक टाइप का ओपन सोर्स है। इट कम्बाइन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किससे कनेक्ट कर देता है, स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटी से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, स्क्रिप्टिंग बेस्ड होता है,
ये है। और दूसरा क्या फीचर है, इंक्लूड इन वाइड रेंज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। इसके अंदर बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इंक्लूड्स हैं, ठीक है, जैसे कि लीनियर और नॉन लीनियर मॉडलिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकते हैं, हमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम टेबल्स वगैरह की क्लस्टरिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आर के अंदर कर सकते हैं। एक्सीलेंट फॉर डाटा विजुअलाइजेशन, अगर हमें डाटा विजुअलाइजेशन करना है यानी कि आपको ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है, तो आप इसका बेस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके अंदर लाइब्रेरीज़ भी होती हैं, उसको भी आप यूज़ कर आप अपना डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अब आर कौन कौन यूज़ करता है, डेटा एनालिस्ट, जिनको डेटा समझना होता है, उन उसका एनालिसिस करना होता है वो लोग, स्टैटिस्टिशियंस यूज़ करते हैं, रिसर्चर यूज़ करते हैं, डेटा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स एंड एकेडमिक्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं अपने एकेडमिक्स के अंदर इसको यूज़। अब फ़ायदे क्या क्या हैं आर के, सबसे पहले तो आता है ओपन सोर्स है और दूसरी बात क्या है, फ्री है। इसके अंदर आपको कोई लाइसेंसिंग कॉस्ट नहीं देनी और ये कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से इसको ठीक कर सकते हो जैसे कि आपको करना है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, ये हर किसी के अंदर चल जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी लैपटॉप में चल रहा है आपका किसी लैपटॉप के अंदर नहीं चल रहा है। विंडो हो, मैक ओएस हो, आपका लिनक्स हो, हर किसी के अंदर आपका आर चल जाएगा। रिच रेपोजिटरी ऑफ पैकेजेस, ठीक है, क्रैन होस्ट ओवर 18,000 पैकेजेस ऑफ डाइवर्स डोमेन, इसके अंदर आपको 18,000 पैकेजेस मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये जो आपका आर है इसके अंदर आपको 18,000 पैकेजेस मिल जाएंगे जो आपको लाइब्रेरी के अंदर ओपन करने होंगे, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ा चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन एंड कैपेबिलिटीज़, ठीक है, आप इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, जैसे ggplot2 होता है, लेटिस होता है, प्लॉटली होता है, ठीक है। क्रिएट इंटरेक्टिव एंड पब्लिकेशन क्वालिटी प्लॉट्स, तो आप इससे क्वालिटी प्लॉट्स अच्छे बना सकते हो, यानी कि बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स वगैरह आप इससे अच्छे बना सकते हो अपने। स्टैटिस्टिकल पावर, आर इज़ हाईली ऑप्टिमाइज फॉर स्टैटिस्टिकल टास्क, आर किसके लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जो स्टैटिस्टिकल काम होते हैं आपके सारे मॉडलिंग वगैरह, उसको सिमुलेशन करना आपके डेटा का, तो उसके लिए आर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कम्युनिटी सपोर्ट है इसके लिए, लार्ज ग्लोबल कम्युनिटी बनी हुई है, इसकी फोरम है जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो वगैरह, और इसके रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन, आप इसको किसी भी लैंग्वेज प्रोग्राम के साथ या फिर किसी और चीज़ के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे सी या फिर C++, पाइथन, SQL, हेडूप, स्पार्क, एक्सेल, आप कोई सी भी फाइल इसके अंदर अटैच कर उसको मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये थे एडवांटेजेस। आगे चलते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ आर। तो इंस्टॉलेशन ऑफ आर के लिए मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, मैं आपको आई बटन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी आपके लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको करना है डाउनलोड। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक वेबसाइट है ये, यहाँ पर आपको विज़िट करना है और अपना विंडो चूज़ कर लेना है, ठीक है ना। विंडोज़ है, ओएस है, आपका मैक है या फिर लिनक्स है, अपना ओएस आप चूज़ कर सकते हैं और आप उसको डाउनलोड करें और इंस्टॉलर को रन कर दें, और जो भी आपके फॉलो इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन वो बता रहा है आप उसको फॉलो करें और अपना सेटअप को फिनिश करें, तो आपका आर तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको आर स्टूडियो भी करना ज़रूरी है। डाउनलोड की लिंक मैंने यहाँ पर दे दी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं आर स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए, ये कोड एडिट हो जाते हैं, इसके अंदर कंसोल होता है, एनवायरनमेंट होता है, हिस्ट्री, प्लॉट्स, हेल्प टिप, फाइल मैनेजर, सब चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं, तो आपके लिए आर यूज़ करना ईजी और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब आर के अंदर पैकेजेस को इंस्टॉल कैसे करें, ठीक है ना। आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज दैट ऐड फंक्शनैलिटी टू बेस आर, इसकी भी मैंने पूरी प्रैक्टिकल वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आप लाइब्रेरी के अंदर जाएं और वहाँ से आप फंक्शनली या तो ऐड कर दें, या फिर दूसरा होता है आपको कमांड डालनी पड़ती है, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको पैकेज डाउनलोड करना है, जैसे कि ये वाला पैकेज करना था हमें DPLYR वाला, तो हम ये लिख देंगे, या फिर empty cards, जो भी आपको पैकेज डाउनलोड करना है आप उसके अंदर उसका नाम लिख दें, ठीक है। और अगर आपको कोई सा भी पैकेज लोड करना है तो आप लाइब्रेरी लिखें, ब्रैकेट डालें और DPLYR या फिर जो भी उस
पैकेज का नाम है, आप ब्रैकेट के अंदर उस पैकेज का नाम लिखेंगे। ठीक है। चेकिंग इंस्टॉल पैकेजेस, अगर आपको चेक करना है कि मेरे पास टोटल सारे कौन कौन से पैकेजेस हैं, तो आप लिखेंगे इंस्टॉल्ड डॉट पैकेजेस और ब्रैकेट लगा के कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर दबा देंगे। ठीक है ना। तो आपके सारे जितने भी इंस्टॉल पैकेजेस होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। और अगर आपको कोई सा भी पैकेज रिमूव करना है, जैसे DPLR वाला था हमारा, तो हम लिखेंगे रिमूव डॉट पैकेजेस, ये कमांड डालेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम उस पैकेज का नाम डाल देंगे और वो अपने आप रिमूव हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने के बाद। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉपुलर पैकेजेस हैं, जैसे MTCAR वगैरह। दूसरा आता है एक DPLYR डाटा मैनिपुलेशन के लिए, TIDRY डाटा टाइडिंग के लिए, REDR इंपोर्ट करने के लिए, कैरेट लर्निंग के लिए, ल्यूब्रिडेट डेट या टाइम को हमें मैनिपुलेट करना है उसके लिए। ये सारे जो है मेन पॉपुलर पैकेजेस हैं। ठीक है। इस RStudio के आपके इंपोर्ट डाटा फ्रॉम स्प्रेडशीट फाइल्स, अगर स्प्रेडशीट फाइल्स है जैसे कि आपकी एक्सेल फाइल वगैरह है, उसमें वहाँ से आपको डेटा इंपोर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे। अब फाइल जो है आपकी अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है आपकी CSV फाइल, जैसे कि उसके आगे लिखा होगा .CSV, इस टाइप की फाइल को हम क्या बोलते हैं, CSV फाइल। तो हम उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो हमें कमांड डालनी पड़ेगी, हमें लिखना पड़ेगा डेटा, या तो आप ये साइन लगा दें या फिर इक्वल टू का, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे प्रेफर किया जाता है कि आप ये साइन यूज़ करें। उसके आगे आप लिखेंगे रीड डॉट CSV और ब्रैकेट लगा के जो आपका फाइल पाथ है कि कहाँ पर आपने डाउनलोड कर रखी है, आप उसका नाम डालें। ठीक है, कि कहाँ पर है। और हेडर इज इक्वल टू ट्रू और सेप के अंदर ये आप पूरी कमांड डाल के आप CSV फाइल को अपनी RStudio के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। हम आपको एक्सेल फाइल वो करनी है इंपोर्ट, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2 पैकेजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे, या फिर आप दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ रीड एक्सेल करना। ठीक है। आप रीड एक्सेल डाउनलोड करना है या फिर ओपन एक्सेल SX, आप कोई सा भी दोनों में से पैकेज डाउनलोड कर लें, एक ही बात है। फिर आपको लिखना है लाइब्रेरी, ब्रैकेट के अंदर रीड एक्सेल। लाइब्रेरी मैंने अभी बताया था किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, रिवाइज़ करें, फिर से पीछे चलें। ये देखिए, लाइब्रेरी होता है पैकेज लोड करने के लिए यूज़। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इस वजह से लिखा ताकि वो पैकेज लोड हो जाए। फिर उसके बाद जैसे हमने पिछली फाइल करी थी, डेटा इज़ इक्वल टू रीड एक्सेल, और फिर फाइल पाथ का नाम कि कहाँ पर फाइल है और जितनी भी शीट्स बनानी है इज़ इक्वल टू उतने नंबर डाल दीजिए कि कितनी शीट्स की आपकी फ़ाइल होगी। ठीक है। तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। अगर आपको रीडर पैकेज करना है इंपोर्ट, जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पैकेज लोड करेंगे उसका भी। जैसे आपने एक्सेल फाइल के लिए रीड एक्सेल करा था, रीडर पैकेज के लिए आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी ब्रैकेट रीडर और डेटा इज इक्वल टू रीड CSV और फिर आप फाइल पाथ डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपका फाइल पाथ था। और उसके अलावा भी और बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि .txt, रीड डॉट टेबल भी डाल सकते हैं। जेसन के लिए ये कमांड है, SQL के लिए आपकी ये दोनों कमांड्स दे रखी हैं। कमेंट्स एंड सिंटैक्स इन R, कमेंट्स बिगिन विद हैश। अगर आपको कोई भी कमेंट डालना है R के अंदर तो सबसे पहले हैश लिखेंगे और उसके आगे आप कमेंट अपनी टाइप कर सकते हैं। ठीक है। तो कमेंट्स आप ऐसे डालेंगे। और सिंटैक्स, अब सिंटैक्स जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है ना। जैसे कि आपको इज इक्वल टू रखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि x लेस देन आपको 5 करना है तो आप ये कमांड रख दीजिए वहाँ पर। y इज इक्वल टू 10 करना है तो ये कमांड रख दीजिए। z इज इक्वल टू 20 करना है तो ये कमांड इज इक्वल टू वाली। ठीक है। इसके नीचे अगर आपने ये लगा दिया, साइन पहले लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, जैसा कि यहाँ दे रखा है। अब अगर आपको सम करना है तो आप क्या कमांड डालेंगे, सम, और जिन जिन नंबर्स का आपको सम चाहिए आप वो नंबर्स लिखें, जैसे 1 2 3, तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो इनका सम आ जाएगा, यानी कि 6। ठीक है। अब बहुत सारे पैकेजेस भी होते हैं RStudio के अंदर और लाइब्रेरीज़ भी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। पैकेज क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये पूरा कलेक्शन होता है। इस कलेक्शन के अंदर क्या क्या होता है, आपके सारे फंक्शन भी मिल जाएंगे, आपको सारा डेटा भी मिल जाएगा और आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी। तो फंक्शन, डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन का कलेक्शन क्या कहलाया जाता है, पैकेजेस। ठीक है। और लाइब्रेरी क्या होती है, द डायरेक्टरी फोल्डर वेयर इंस्टॉल पैकेज आर स्टोर, यानी जितने भी पैकेजेस थे जो आपने स्टोर
स्टोर करके रख रखे हैं जिस जगह पर, वो फाइल वो पाथ आपका क्या कहलाया जाता है, लाइब्रेरी। ठीक है, अगर हमें कोई सा भी पैकेज लोड करना पड़ता है तो हमने ऊपर बताया, तो हम क्या लिखेंगे, लाइब्रेरी कमांड डालेंगे और आगे ब्रैकेट और अंदर ब्रैकेट के अंदर पैकेज का नाम। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आपका यूज़ लाइब्रेरी, अंदर पैकेज का नाम। अगर आप ये करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, तो आपकी जो है वो पैकेज आपका लोड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैकेजेस क्या होते हैं और लाइब्रेरीज क्या होती हैं। ये देखिए एग्जांपल दे रखा है, अगर आप सबसे पहले कोई सा भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप कमांड क्या डालेंगे, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और अंदर उस पैकेज का नाम। फिर आपको वो लोड करना है पैकेज इंस्टॉल करने के बाद, तो लाइब्रेरी ब्रैकेट और उस पैकेज का नाम। ठीक है, अगर आपको हेल्प चाहिए कि मतलब आपको कुछ वर्क हो नहीं रहा तो आप हेल्प लिख के ब्रैकेट के अंदर मीन कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं आर के अंदर। सबसे पहले आता है वेक्टर। ठीक है ना, ये होमोजीनियस होते हैं और वन डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, वेक्टर के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यूज़ रख सकते हैं, कुछ भी न्यूमेरिक, कैरेक्टर या फिर लॉजिकल वैल्यू। जैसे कि हमने यहाँ रखा वेक्टर इज इक्वल टू या फिर ये साइन सी और अंदर ये सारे नंबर लिख दिए। तो वेक्टर्स हमेशा हमारे होमोजीनियस होंगे, वन डायमेंशनल होंगे और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, न्यूमेरिक चीज़ें, कैरेक्टर वाली चीज़ें और लॉजिकल चीज़ें। ठीक है, और मैट्रिसेस 2 डायमेंशनल होते हैं, आपको पता है। मैट्रिसेस कुछ इस टाइप के बनते हैं, 1 2 4 5 इस टाइप के जो बने हुए होते हैं मैट्रिसेस बने हुए होते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल होंगे और ये भी होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सी भी मैट्रिक्स बनानी है तो आप क्या कमांड डालेंगे, मैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स, और आपको डालने हैं मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक नंबर्स उसके अंदर। तो आप लिखेंगे 1 to 9 नंबर्स हमें डालने हैं, फिर कॉमा कितनी रो चाहिए और कितने बाय रो से आपको, बाय रो में आपको लिख देना है ट्रू, तो कॉलम आपके खुद जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी बन जाएगी मैट्रिसेस। और एरेज हम बनाना, एरेज होता है हमारे मल्टी डायमेंशनल। ठीक है ना, ये एक तरीके से मैट्रिसेस का जर्नलाइजेशन होता है। तो इसके लिए हमें क्या कमांड डालनी है, ARR इज इक्वल टू या फिर ये साइन एरे। अगर आपको 1 से लेकर 8 तक के एरे बनाने तो आप लिख देंगे 1 to 8 या फिर 1 to 9, जितने भी आपको बनाने हैं वो आप डालेंगे। DIM लिखेंगे कि कितने डायमेंशनल चाहिए, 2 to 2 के डायमेंशनल चाहिए तो आप, या फिर जैसी भी आपको डायमेंशनल चाहिए आप उस हिसाब से अपने डायमेंशनल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट क्या हो गई, लिस्ट हो गई हमारी, ये हेट्रोजीनियस एलिमेंट होता है। जैसे आपको अपनी लिस्ट के अंदर नाम ऐड करना है, एज ऐड करनी है और स्कोर ऐड करना है, तो आप क्या कमांड डालेंगे, माई लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट और ब्रैकेट के अंदर नेम इज इक्वल टू जो भी नाम हो वो, एज जो लिखनी है वो, और स्कोर कितना है उसका वो डाल के आप कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर करेंगे तो आपकी लिस्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, एक्सेसिंग एलिमेंट माई लिस्ट और फिर डॉलर का साइन लगा के उसका नेम होगा, कि अगर आपको एलिमेंट देखना है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है तो आप माई लिस्ट लिखेंगे, फिर डॉलर का साइन लगा के नेम लिख देंगे। ठीक है, अब फैक्टर्स भी होते हैं, यूज़ फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल, जैसे कि कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जैसे मेल फीमेल, इन सब चीज़ों के लिए क्या बनते हैं, हमारे फैक्टर बनते हैं। तो हम क्या रखेंगे इसके अंदर कमांड, जेंडर इज इक्वल टू फैक्टर सी मेल और फीमेल मेल। ठीक है ना, और लेवल्स ब्रैकेट के अंदर जेंडर। ठीक है, डेटा फ्रेम्स, ये भी टेबुलर स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर हेट्रोजीनियस कॉलम होते हैं। इसकी कमांड आपकी ये दे रखी है, DF इज इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम ID 1 to 3, नेम के आगे CABC और स्कोर आप जो भी लिखना है आपको वो आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ पर नेम के अंदर भी जो भी आपको नाम डालना है वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और उसको आपको एक्सेस करना हो तो DF लिख के और डॉलर साइन लगा के आप नाम लिख देंगे उस फाइल का। ठीक है, अगर आपको इंपोर्ट करना था, एक्सपोर्ट करना है, तो आपको किस तरीके से क्या कमांड डालनी है, write.csv ब्रैकेट में DF और जो भी वो फाइल का नाम है वो रखना है, और रो नेम के आगे क्या लिख देना है, फॉल्स। अगर एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करनी है तो जैसे वो रीड एक्सेल था, अब आपको डाउनलोड करना पड़ेगा राइट एक्सेल या फिर ओपन एक्सेल SX। ठीक है ना, तो आप उसके बाद लोड करने के लिए उस पैकेज को क्या लिखेंगे, लाइब्रेरी राइट एक्सेल ब्रैकेट के अंदर उस ब्रैकेट का नाम, वो फाइल पैकेज का नाम आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर टेक्स्ट के अंदर आपको एक्सपोर्ट करनी है फाइल तो उसके लिए आपका ये दे रखा है। ठीक है, तो बस
यही था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको इसके यूनिट नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आइडियन फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम इसके पिछले यूनिट्स कर चुके हैं। आपका जो बिजनेस एनालिटिक्स सब्जेक्ट है बीकॉम ऑनर्स का, यूनिट 1, 2 एंड 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम करने वाले हैं आपके यूनिट नंबर 4 के साथ वीडियो को स्टार्ट। इस यूनिट का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूजिंग आर। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो आता है डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग आर, कि आर स्टूडियो का यूज़ करके हम डेटा को किस तरीके से विजुअलाइज करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये मोर आपका प्रैक्टिकल साइड पर है। थ्योरेटिकल साइड भी है, बट इसकी जो मोस्टली है वो प्रैक्टिकल साइड है। तो ये आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थ्योरेटिकल साइड है उसकी, जितनी भी मैं बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी बता रहा हूँ। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल वर्जन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा दूँगा। तो आपको जो भी ठीक लगे आप मुझे बता दीजिए कि इसके प्रैक्टिकल्स बनाने हैं या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, तो मैं आपके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें कर लूँगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो है डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग आर, की डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करें आर के अंदर। आर जैसा हम देख चुके हैं, आर एक आपका ऐप है, स्टूडियो आर स्टूडियो करके आपका ऐप है, जिसके अंदर आप कोडिंग करते हैं कुछ और उससे आपको रिजल्ट मिलता है। तो डेटा विजुअलाइजेशन यानी कि डेटा को विजुअलाइज करना, यानी जो भी आपको डेटा दे रखा है उसको आप विजुअलाइज कैसे करेंगे। आप उसका पाई चार्ट बना देंगे, हिस्टोग्राम बना देंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से करते हैं हम आर के अंदर, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो आर प्रोवाइड पावरफुल टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। आर के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके अंदर आर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, पैकेजेस भी होती हैं, जिसको हम डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। जिनके अंदर से एक पैकेज का नाम है ggplot2 फॉर एग्जाम्पल। ये हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि उसके अंदर एक पैकेज है जिसका नाम है ggplot2, ठीक है। उसका भी यूज़ करके हम बहुत सारे डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब डेटा के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हिस्टोग्राम आ जाता है, आपका बार चार्ट आ जाता है, बॉक्स प्लॉट आ जाता है, टाइम ग्राफ आ जाता है, स्कैटर प्लॉट आ जाता है। अब एक एक करके सबको समझते हैं कौन सी चीज़ क्या होती है। हिस्टोग्राम क्या चीज़ यूज़ करने के काम आता है, क्या चीज़ शो करने के काम आता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल। आपको कोई कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल दे रखा है, जैसे 0 to 20, 10 to 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ऐसे टाइप का आपको कंटिन्यूस वेरिएबल दे रखा है। तो आपको उसको किस तरीके से विजुअलाइज करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दिखाएंगे, तो उसके लिए आपको उसके अंदर एक कोड लिखना पड़ेगा जिसका नाम है HIST, यानी हिस्टोग्राम की शॉर्ट फॉर्म हो गई HIST। फिर उसके बाद आपको लगा देना है कॉमा, और उसके बाद डेटा यानी कि आपको जो भी डेटा है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, एम्प्टी कार्ड्स, BJ सेल्स, क्यूएक्स, अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। तो जो भी आपको आपके क्वेश्चन में डेटा मिले, आपको उस डेटा का नाम डालना है और फिर उसके साथ आपको एक वेरिएबल अटैच कर देना है जिस भी चीज़ का आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो वेरिएबल कैसे अटैच करेंगे, हम दोनों के बीच में डॉलर का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। डेटा और वेरिएबल के नाम के बीच में डॉलर का साइन लगा देंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्टी कार्ड्स है, एक डेटा एम्प्टी कार्ड्स, हमने एम्प्टी कार्ड लिखा, डॉलर का साइन लगाया, और मान लीजिए हमको इसके अंदर नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स निकालने हैं तो CYL लिख दिया हमने, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे हम कॉमा लगाने के बाद मेन इज इक्वल टू हिस्टोग्राम, यानी कि आपकी हेडिंग पर आ जाएगा हिस्टोग्राम। मेन इज इक्वल टू में आप जो भी लिखेंगे ना वो आपकी हेडिंग पर आ जाएगा। तो आपको हेडिंग क्या दिखानी है, हिस्टोग्राम लिखा हुआ होना चाहिए। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, बट हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो हम हेडिंग में क्या डालेंगे, मेन इज इक्वल टू हिस्टोग्राम। अब आपको किस कलर का बनाना है, आप कॉल इज इक्वल टू उस कलर का नाम लिख सकते हैं, स्काई ब्लू, ग्रीन, रेड, जिस भी कलर का आपको हिस्टोग्राम बनाना है आप उसका नाम लिख सकते हैं। और एक्स लेब यानी एक्स एक्सिस पर आपको क्या लिखना है, अगर आपको उस पर वैल्यूज़ लिखनी है तो आप लिख देंगे एक्स लैब इज इक्वल टू वैल्यूज़। और ये सब लिखने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और तो आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर दबाएंगे तो आपका हिस्टोग्राम बना हुआ आ जाएगा, जिसके अंदर आपका डेटा आ जाएगा जो भी है, और हेडिंग पर लिखा हुआ आएगा हिस्टोग्राम, स्काई ब्लू कलर का वो बना हुआ आएगा, और एक्स एक्सिस पर आपकी वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी। तो इस तरीके से आपका बनेगा हिस्टोग्राम। और बार चार्ट जो होता है वो रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं, जैसे हिस्टोग्राम अटैच होता है। हिस्टोग्राम तो यूँ होता है ना, एक के अंदर एक मिला हुआ है, ठीक है। ये गलत बन गया थोड़ा, कि जैसे एक के अंदर एक अटैच है तो ये तो होगा हिस्टोग्राम,
और ये होगा बार ग्राफ। बार चार्ट जो होता है उसके अंदर थोड़े से डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इसके अंदर रेक्टेंगुलर बार्स बने हुए होते हैं। तो जैसा आपने हिस्टोग्राम का लिखा था HIST, इसकी जगह आपको लिखना है बार प्लॉट, ठीक है ना। बार प्लॉट लगा के कॉमा, वो ब्रैकेट के अंदर टेबल, फिर एक और ब्रैकेट, फिर डेटा जो भी आपका नाम है, एम्प्टी कार्ड्स, बीजे सेल, कोएक्स वगैरह, WW यूज़र, जो भी आपके डेटा का नाम है वो लिखना है आपको। फिर डॉलर का साइन लगाना है आपको, और कैटेगरी यानी जो जिस भी चीज़ की आपको वो बार चार्ट बनाना है उस कैटेगरी का नाम डाल दें। फिर आप ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगा देंगे। कॉमा के बाद आपको जिस भी कलर का वो बनाना है तो COL, इसके लिए जिस भी कलर का आपको बनाना होगा सबके अंदर सेम होगा। ऑरेंज कलर का बनाना है तो COL इज इक्वल टू ऑरेंज, स्काई ब्लू बनाना है तो COL इज इक्वल टू स्काई ब्लू। और मेन के अंदर यानी कि जो आपको हेडिंग डालनी है ऊपर, जैसे बार चार्ट लिखना है तो आप बार चार्ट लिख देंगे। अगर X वैल्यू और Y वैल्यू तो लिखनी है तो आपको X लैब और Y लैब लिखना होगा, मैंने बता दिया था ये। फिर इसके बाद आप फिर वही करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका बार चार्ट बन जाएगा। फिर तीसरी चीज़ आ गई आपकी बॉक्स प्लॉट। ये समरी और आउटलायर्स को शो करता है बॉक्स प्लॉट जो होता है। इसके लिए हम क्या कमांड डालेंगे, इसके अंदर आपको लिखना है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। बॉक्स प्लॉट लिख के आपको क्या लगा देना है, फिर से कॉमा लगा देना, वो ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट के अंदर लिखना है वही डेटा, और डेटा के साथ आपको जिस तरीके से आपने हिस्टोग्राम के अंदर वेरिएबल अटैच करा था सेम इसके अंदर भी आपको वेरिएबल अटैच कर देना है। जैसा आपने हिस्टोग्राम के अंदर मेन इज इक्वल टू हेडिंग डाली थी यानी हिस्टोग्राम लिखा था, ऐसे ही इसके अंदर भी आपको मेन इज इक्वल टू बॉक्स प्लॉट। उसके अंदर आपने कलर डाला था स्काई ब्लू, इसके अंदर आपको कोई भी कलर डाल देना है, जो भी आपको डालना हो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, जो भी डालना हो डाल दीजिए। X लैब पर Y लैब इसके अंदर छोड़िए, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर दबा दीजिए, आपका बॉक्स प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। और टाइम ग्राफ जिसका दूसरा नाम है टाइम सीरीज़ प्लॉट, इसको हम टाइम डिपेंडेंट डेटा जितना भी होता है ना वो बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या कमांड होगी, आप सिर्फ लिखेंगे प्लॉट के बाद ब्रैकेट के अंदर डेटा के साथ क्या अटैच करना है, डॉलर का साइन लगा के इसके अंदर टाइम ग्राफ में हमेशा टाइम अटैच होगा, डेटा के साथ टाइम अटैच होगा। फिर कॉमा लगाना है, फिर डेटा के साथ वैल्यूज़ अटैच करनी है, फिर कॉमा लगा के टाइप इज इक्वल टू 1, फिर कॉमा लगाकर मेन के अंदर आपको हेडिंग के अंदर क्या लिखना है, टाइम सीरीज़ ग्राफ। तो ये तो आपका सेम होता है जिसके अंदर भी हेडिंग लिखनी हो। हेडिंग के लिए क्या कमांड है, मेन इज इक्वल टू हेडिंग डाल देंगे आप, ठीक है। फिर आपको क्लोज करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर दबा देना है तो आपका टाइम ग्राफ बना हुआ आ जाएगा। बहुत सारे लोग जिस लोगों ने R स्टूडियो आज तक खोल के नहीं देखा, तो जो ये मैं बातें कर रहा हूँ आपसे ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होंगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत मैं प्रैक्टिकल पोर्शन इसका करा चुका हूँ, जिसकी मैं लिंक आई बटन में ऊपर डाल दूँगा, या फिर आप मेरे चैनल के अंदर जाके जो बिज़नेस एनालिटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है इसके अंदर मैंने बता भी रखा है कि किस तरीके से आपको R स्टूडियो डाउनलोड करना है और किस तरीके से उसको रन करना है और क्या उसके अंदर चीज़ें बनेंगी, किस तरीके से काम होगा, वो मैंने सब कुछ आपको बता रखा है थोड़े तरीके से। बट ये सब चीज़ें हिस्टोग्राम बार चार्ट बनाना मैंने उसके अंदर अभी नहीं सिखाया है, ठीक है। तो आप पहले अगर आप थोड़ा आइडिया ले लेंगे ना कि किस तरीके से उस चीज़ के अंदर ये चीज़ें वर्क करती हैं तो आपको ये मेरी बात और अच्छे से समझ आएगी। अभी भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर आप वो चीज़ वीडियोस देख कर आएँ तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट किस तरीके से बनता है, ये दो कोई से भी कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हैं उनके बीच की रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है, स्कैटर प्लॉट बताता है। स्कैटर प्लॉट के लिए भी सेम है, जैसे टाइम ग्राफ के लिए हम प्लॉट लिख के कॉमा स्टार्ट कर देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, कॉमा ब्रैकेट इसके अंदर इतना सारे साइन वगैरह हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो कोई बात नहीं। तो प्लॉट के बाद आप देखते रहिए जो इसके अंदर कमांड लिखी हुई है आप उसके हिसाब से करिए। प्लॉट, फिर ब्रैकेट, फिर डेटा के साथ आपको अटैच करना है डॉलर का साइन लगा के X, और फिर डेटा के साथ डॉलर का साइन लगा के Y, यानी कि जो भी कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हैं आपके। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम मान लेते हैं दो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हैं, एक X और दूसरा है Y। तो पहले हम X को अटैच करेंगे डेटा के साथ, फिर कॉमा लगा के डेटा के साथ Y को अटैच कर देंगे, फिर कॉमा लगा के मेन जो आपको हेडिंग डालनी होती है एज़ यूजुअल, जैसे इसके अंदर स्कैटर प्लॉट है तो हम हेडिंग डालेंगे स्कैटर प्लॉट। फिर कॉमा लगा के X लैब के ऊपर हम क्या लिखेंगे, X एक्सिस पर जैसे हमें X लिखना है और Y एक्सिस पर हमें Y लिखना है, तो ये करने के लिए हम लिखेंगे X लैब इज इक्वल टू X और Y लैब इज इक्वल टू Y। फिर ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अपने। ये सब लिखने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर करेंगे तो हमारा स्कैटर प्लॉट बन जाएगा, ठीक।
ठीक है। तो ये तो थे कॉमन चार्ट्स जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, वो है डेटा डिस्क्रिप्शन। डेटा डिस्क्रिप्शन यानी कि डेटा की को डिस्क्राइब करना कि डेटा के अंदर क्या गिवन है। समरी स्टैटिस्टिक्स आर यूज टू अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर ऑफ डेटा, यानी जो भी हमें डेटा दे रखा है उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं उसको अंडरस्टैंड करना। वो कैसे निकलेगा, अगर हम समरी लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो भी डेटा है वो डालकर, इसकी बहुत छोटी सी कमांड है, समरी लिखकर ब्रैकेट के अंदर डेटा डालकर कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर दबा देते हैं, तो आपकी जितनी भी वैल्यू है, मीन, मीडियन, क्वार्टर और मोड और आर स्क्वायर, पी, जो ये सब जितने भी वैल्यूज़ हैं आपकी पूरा डेटा का डिस्क्रिप्शन निकल जाएगा एज इट इज़। जितनी भी स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ हैं उसकी सब निकल जाएंगी आपकी मोस्टली, ठीक है ना। तो डेटा को इस तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन निकल जाएगा। मैंने विजुअलाइजेशन सिखा दिया, जैसे 5 चीज़ें वो कैसे बनाते हैं, और डेटा डिस्क्रिप्शन को भी आपको बता दिया कि डेटा को कैसे डिस्क्राइब करना है। समरी ब्रैकेट के अंदर डेटा, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। और अगर आपको सारी चीज़ें अलग अलग निकालनी है, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये आपको अलग अलग निकालनी है सबकी, तो ये कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, मीन तो एवरेज होती है आपको पता है, आप लिखेंगे मीन और ब्रैकेट के अंदर डेटा और उसके साथ उसका वेरिएबल अटैच कर देंगे। वेरिएबल अटैच करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर दबाएंगे तो आपकी मीन की वैल्यू निकल जाएगी। और मीडियन तो होती है आपको पता है, जो बिल्कुल बीच की वैल्यूज़ होती हैं, जो मिडल वैल्यूज़ होती हैं उसका आप मीडियन बोलते हैं। मीडियन के लिए आप क्या कमांड डालेंगे, मीडियन लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और डेटा के साथ वेरिएबल डॉलर का साइन लगाकर अटैच कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर दबाएंगे तो आपकी मीडियन की वैल्यू भी निकल जाएगी। मोड क्या होता है, जो फ्रीक्वेंट वैल्यू है, जो बार बार आती रहती है, ठीक है ना। ये आर के अंदर वैसे अवेलेबल नहीं होती, तो इसके लिए पूरा बहुत लंबा फंक्शन है, आपको ये करने की ज़रूरत आई थिंक होगी नहीं, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादातर पूछी नहीं जाती। बट बाकी आप इसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से दे रखा है ये पूरा फंक्शन। आप ये पूरी कमांड डालकर मोड भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको सिखा दिया कि डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे निकालते हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसे निकालते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या क्या हो गया, रेंज, वेरिएंस, एसजी, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर ये आपको कैसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे। रेंज तो आपको पता है, रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम को जो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाई जाती है, रेंज कहलाई जाती है। तो ये कैसा निकालेंगे, इसके अंदर हमें कमांड टाइप करनी है रेंज, ब्रैकेट डेटा के साथ डॉलर का साइन लगा के अपना वेरिएबल अटैच करना है जिसकी भी निकालनी है, ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर दबाएंगे तो हमारी रेंज निकल आएगी। और वेरिएंस कैसे निकालना है, वेरिएंस के लिए VAR कमांड डालेंगे, ब्रैकेट डेटा के साथ वेरिएबल अटैच करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। ये चारों मैं बता देता हूँ आपको। रेंज के लिए रेंज लिख के डेटा और वेरिएबल को कनेक्ट करना है, अटैच करना है और एंटर कर देना है। वेरिएंस के लिए VAR लिखना है, डेटा वेरिएबल अटैच करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर कर देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए SG लिखना है, डेटा और वेरिएबल को अटैच करना है और कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर कर देना है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए ठीक है, IQR लिखना है, डेटा और वेरिएबल को अटैच करना है और कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। रेंज आपको पता है क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस। वेरिएंस क्या होता है, मेजर ऑफ स्प्रेड होता है। और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जाएगी। और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो गई आपकी, स्प्रेड ऑफ द मिडल 50% डाटा, ठीक है ना। ये हो गई आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन किस तरीके से निकालना है। अब रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स की, दो कोई से भी आपकी क्वांटिटेटिव वेरिएबल दे रखे हैं जो भी क्वांटिटी में है 1 2 3 4, तो उसके बीच के अंदर आपको रिलेशनशिप किस तरीके से निकालना है। इसके अंदर आता है कोवेरियंस। कोवेरियंस को किस तरीके से निकालेंगे, मेजर हाउ टू वेरिएबल चेंज टुगेदर। कोवेरियंस क्या बताता है कि किस तरीके से दो वेरिएबल चेंज होते हैं एक साथ। पॉजिटिव मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका जो कोवेरियंस का आंसर आएगा वो किस में आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक डायरेक्शन के अंदर जा रहे होंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कोवेरियंस कैसे निकालना है, आपको COV लिखना है, कोवेरियंस लिखना है और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। डेटा के साथ पहला वेरिएबल अटैच करना है, डेटा $X, पहला वेरिएबल अटैच कर दो, कॉमा लगाओ, डेटा $Y, यानी Y की जगह आपको दूसरा जो भी आपका है वेरिएबल वो डालना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर दबा देना है, आपका कोवेरियंस निकल आएगा।
कोरिलेशन कैसे निकालना है, मेजर स्ट्रेंथ टू एंड डायरेक्शन ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, की दो वेरिएबल के बीच की लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो क्या कहलाई जाती है, कोरिलेशन। कोरिलेशन की हमेशा वैल्यू जो आएगी ना वो -1 से लेकर 1 के बीच की आएगी, ठीक है ना। और कोरिलेशन हम निकालेंगे कैसे, कोरिलेशन के लिए आपको कमांड डालनी है COR लिखे, जैसे आपने कोवेरियंस के अंदर 2 डेटा अटैच करे थे, डेटा $x, डेटा $y, तो इस तरीके से आपको इसके अंदर भी वो डालनी है और फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर दबा देना है, तो आपके कोरिलेशन निकल आएगा, ठीक है। और ये अलग अलग टाइप्स की भी होती हैं, एक पियर्सन होता है और एक स्पीयरमैन होता है। पियर्सन जो होता है वो डिफ़ॉल्टली आपका निकल जाता है और स्पीयरमैन जो होता है वो रैंक बेस्ड होता है, ठीक है ना। और रैंक बेस्ड निकालने के लिए अगर आपको स्पीयरमैन के तरीके से निकालना है तो उसके लिए आपको यहाँ तक तो सेम करना है, ठीक है, डेटा $x, डेटा $y, फिर उसके बाद आपको एक और चीज़ लिख देनी है, मेथड इज इक्वल टू स्पीयरमैन, ठीक है ना। जब आप मेथड इज इक्वल टू स्पीयरमैन लिखेंगे तो वो आपको स्पीयरमैन के तरीके से कोरिलेशन निकाल के देगा। और अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो वो पियर्सन के तरीके से डिफ़ॉल्ट तरीके से आपको कोरिलेशन निकाल कर दे देगा। फिर आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको R² भी बोला जाता है। रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या प्रोपोर्शन बताता है, वेरिएंस की प्रोपोर्शन बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल की, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। इसके आंसर जो आएगा, रेंज जो आएगी, इसका आंसर आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है ना। इसके लिए ये निकालने के लिए हमें एक पहले लीनियर मॉडल बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकल पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई सा भी मॉडल बना लेंगे। मॉडल कैसे बनाएंगे, मॉडल ये साइन बना देंगे या फिर इज इक्वल टू भी हम रख सकते हैं, LM फिर y दिस साइन x, डेटा इज इक्वल टू डेटा लिख के आपका मॉडल बन जाएगा। फिर मॉडल के बाद आपको लिखना है, अगली जो कमांड डालनी है, समरी डालनी है। समरी के अंदर जो आपका मॉडल था वो डालना है ब्रैकेट के अंदर। डॉलर के साथ आपको क्या अटैच करना है, R.2, तो आपके R² की वैल्यू निकल आएगी समरी के अंदर ही, ठीक है। तो बस आज की वीडियो पूरी होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं यूनिट 5 के साथ बहुत ही जल्दी मिलता हूं, बस कुछ ही घंटों के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। तो आज की होने वाली है ये हमारी बिजनेस एनालिटिक्स का यूनिट नंबर 5, जो कि आज हमारा आखिरी यूनिट है, इस टॉपिक की आखिरी वीडियो, इस सब्जेक्ट की आखिरी वीडियो। और इसके बाद आपको जो इसकी एक वीडियो मिलेगी वो मिलेगी आपको इसकी 1 शॉर्ट वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। आपको कुछ देर बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगी और बड़े शॉर्ट फॉर्म में 1-1.5 घंटे के अंदर हम पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट, और सब्सक्राइब कर दो। आज तो पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट आज कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो गाइस जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर आता है, जो टॉपिक आता है वो आता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और आते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सबसे पहले समझते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। अ वे टू शो हाउ वन थिंग अफेक्ट अनदर, कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को किस तरीके से अफेक्ट करती है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाया जाता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहलाया जाता है। मान लीजिए इफ़ यू स्टडी मोर आवर्स विल योर मार्क्स गो अप, कि आप अगर ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं तो क्या आपके मार्क्स उस चीज़ के होने से बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। अगर बढ़ते हैं तो उसका क्या कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन दिखाया जाएगा वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन से दिखाया जाएगा। इसको हम इस तरीके से इस इक्वेशन से शो करते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। यहाँ पर y का मीनिंग होता है द थिंग वी वांट टू प्रिडिक्ट, कि मतलब जो चीज़ हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि ऊपर की सिचुएशन में हम मार्क्स प्रिडिक्ट करना चाह रहे थे ना, कि अगर हम 1 घंटे ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स कितने और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो हम चीज़ सोचना चाह रहे हैं, प्रिडिक्ट
प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो होता है हमारा वाई। एक्स क्या होता है, द थिंग वी यूज टू प्रिडिक्ट, कि मतलब जिसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, हम घंटों के हिसाब से प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं ना, कि अगर इतने घंटे पढ़ेंगे इतने नहीं, तो जो जिस हिसाब से हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं प्रिडिक्ट करने के लिए, वो होगी हमारी एक्स, ठीक है। बीटा ज़ीरो क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू, जो भी इस चीज़ की स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो होगा आपका बीटा ज़ीरो। और बीटा वन क्या होगा, हाउ मच वाई चेंज व्हेन एक्स इंक्रीज, जब भी आपका एक्स बढ़ेगा यानी आप कितने घंटे पढ़ते हो वो चीज़ बढ़ेगी, उस हिसाब से आपके मार्क्स कितने बढ़ेंगे, ये चीज़ क्या दिखाता है हमारा बीटा वन। और यही हमारा स्लोप होता है, ठीक है ना। ई होता है हमारा जो यहाँ पर दिखा रखा होता है रैंडम एरर, कि अगर इसके अंदर कुछ एरर है वो किससे शो होगा, ई से शो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वाई इज इक्वल टू बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन एक्स प्लस एरर, ये होता है हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन, ठीक है। अब आता है कॉन्फिडेंस एंड प्रिडिक्शन इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल हम किसे कहते हैं, टेल अस वेयर वी एक्सपेक्ट द एवरेज रिजल्ट टू फॉल, कि हम कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एवरेज रिजल्ट आएगा ना वो कितना आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को सोचना कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाया जाता है, ठीक है। द एवरेज मार्क फॉर 5 स्टडीज़ बिटवीन 75 एंड 85, कि आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ ना और एन एवरेज, तो 75 से 85 के बीच में तो मेरे मार्क्स आने पक्के हैं। आप इस चीज़ पर कॉन्फिडेंट हो कि अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ोगे तो 75 से लेकर 85 तक के बीच में आपके मार्क्स आ जाएंगे। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलेंगे। और प्रिडिक्शन इंटरवल क्या बोलेंगे, टेल अस वेयर अ सिंगल पर्सन रिजल्ट माइट फॉल, कि एक इंसान का रिजल्ट कहाँ जाएगा। एग्जाम्पल वन स्टूडेंट हु स्टडीज 5 आवर माइट स्कोर बिटवीन 65 एंड 95, कि मतलब आप किसी और का एग्जाम्पल ले लें इसके अंदर, कि मतलब अगर कोई दूसरा इंसान आपकी जगह वो अगर इतने ही घंटे पढ़ता है तो उसके मार्क्स कहाँ से लेकर कहाँ तक आ सकते हैं, 65 से लेकर 95 तक आ सकते हैं। देखो आपको खुद पर तो कॉन्फिडेंस है ना कि आपके 75 से 85 पर आ जाएंगे, बट आपको सामने वाले पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो उसका हम प्रिडिक्शन ही करेंगे, उसको हम अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से जवाब नहीं दे सकते। इस वजह से हम उसको बोलेंगे प्रिडिक्शन इंटरवल। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, अभी हमने सिंगल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, अब आ गया मल्टीपल रिग्रेशन। लाइक सिंपल रिग्रेशन बट विद मोर देन वन फैक्टर, इसके अंदर एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ऊपर वाली सारी सेम चीज़ें होती हैं बट एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं हमारे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर। एग्जाम्पल, अगर हम मार्क्स पर डिपेंड करें तो सिर्फ वो स्टडी के घंटों पर डिपेंड नहीं करेगा, आपकी अटेंडेंस कितनी है, आप सो कितना अच्छा रहे हो, इन चीज़ पर भी आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वाई इज इक्वल टू बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2, ऐसा आपके जाते जाएंगे बीटा एन xn तक, जितने भी आपके रीज़न और होंगे, जितने भी आपके और फैक्टर और होंगे वहाँ तक जाते जाएंगे, प्लस ई इज इक्वल टू एरर। एरर तो आपको पता ही है यहाँ पर हर चीज़ में होगा। इट शो हाउ ऑल द इनपुट एक्स टुगेदर अफेक्ट द रिजल्ट वाई, की ये शो करता है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जितने भी एक्स हैं, यहाँ एक्स क्या होगा कि आपने कितने स्टडी करी, कितने घंटे स्टडी करी, कितनी अटेंडेंस आपकी, आप कितना सोए, वो चीज़ आपके वाई को यानी आपके मार्क्स को कितना अफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। ये चीज़ हमारी क्या शो करती है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और यहीं सिर्फ अगर हम स्टडी आर्डर लेते, एक चीज़ लेते तो वो सिंगल रिग्रेशन हो जाता। इंटरप्रेटिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होते हैं जैसे इंटरसेप्ट बीटा ज़ीरो, ठीक है ना। बीटा ज़ीरो क्या होता है, हमारा इंटरसेप्ट होता है, ये जो दे रखा है ना। वैल्यू ऑफ वाई व्हेन ऑल एक्स आर ज़ीरो, जब एक्स सारे ज़ीरो हों, ठीक है ना, स्टडीज़ आर ज़ीरो हो आपकी, तो जो वाई की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाई जाएगी, इंटरसेप्ट या फिर बीटा ज़ीरो, ठीक है। इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, प्रिडिक्ट मार्क इफ नो स्टडी आवर्स और अटेंडेंस, की आपकी ना तो आपने स्टडी करी एक्स ज़ीरो है, या फिर ना आपकी कोई अटेंडेंस है यानी अटेंडेंस भी ज़ीरो है, तो आपके मार्क्स क्या होंगे, ऐसी चीज़ पर वैल्यू क्या होगी आपके वाई की, आपके मार्क्स कितने होंगे, यही हमारा बीटा ज़ीरो दिखाता है, फिर इंटरसेप्ट दिखाता है। स्लोप क्या होता है हमारा बीटा आई, हाउ मच वाई चेंज व्हेन एक्स आई इंक्रीज बाय 1 कीपिंग अदर थिंग सेम, कि मतलब आपका एक्स जो है वो एक से बढ़ रहा है, यानी अगर आपकी अटेंडेंस एक हो गई या फिर आप 1 घंटे पढ़ने लगे रोज, तब आपके मार्क्स कितने आएंगे, या फिर आप 2 घंटे पढ़ने लगे, एक और बढ़ गया, तब आपके कितने आएंगे। ये चीज़ हो गई स्लोप, ठीक है ना, कि एक एक्स के इंक्रीज़ होने पर आपका वाई कितना चेंज हो रहा है। अगर 1 घंटे का आपके इंक्रीज़ होने पर आपके नंबर 5 या फिर 10 मार्क्स बढ़ रहा है, तो यही हमारा स्लोप होगा, ठीक है। पी वैल्यू क्या होता है, शो दैट इट फैक्टर रियली अफेक्ट द रिजल्ट, की क्या नाम है, ये जो फैक्टर हैं क्या ये सच में अफेक्ट करते हैं हमारे रिजल्ट को या नहीं, कि मतलब 5 घंटे पढ़ना, 4 घंटे पढ़ना हमारे रिजल्ट पर सचमुच अफेक्ट कर रहा है या नहीं, हमारे मार्क्स जो आ रहे हैं उस चीज़ पर सचमुच अफेक्ट कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है ना। अगर
आपका इसके अंदर पी की वैल्यू अगर 0.05 से कम आती है तो समझ लीजिए ये चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर 0.05 से वैल्यू ज़्यादा आती है तो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। अभी आ गए हेट्रोसिडेस्टिसिटी। हेट्रोसिडेस्टिसिटी, ठीक है, ये क्या होती है समझते हैं, इसका नाम ही इतना ख़तरनाक है। What it means, the spread variance of error is not the same for all x value, कि जो स्प्रेड है या फिर जो वेरिएंस है सेम ही चीज़ होती है, एरर का वेरिएंस जो है वो सेम नहीं होता हर x की वैल्यू के लिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम इट मेक प्रेडिक्शन लेस रिलायबल, की मतलब कि ये जो हम प्रेडिक्ट करेंगे उस पर से एक तरीके से हमारी ये चीज़ भरोसा उठा देती है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो वो क्या हो जाएगा, इफ़ स्टूडेंट विद लो स्टडी आवर्स हैव सिमिलर मार्क्स, कि जितने भी मतलब लो स्टडी के हैं, लो स्टडी जो करते हैं मतलब 1 घंटे ही जो पढ़ना है मान लो, उन सबके तो सिमिलर मार्क्स आ रहे हैं। मगर जितने भी ज़्यादा घंटे पढ़ना है, मान लो 5-5 घंटे पढ़ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। किसी के बहुत अच्छा आ रहा है 95, किसी के बहुत अच्छा पढ़ने के बाद भी ऐसे आ रहे हैं 70 वगैरह, ठीक है ना। ये हो गई हमारी हेट्रोसिडेस्टिसिटी, ठीक है ना। इसको फिक्स कैसे करेंगे, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम y का कर दें तो ये फिक्स हो जाएगा, या फिर रोबस्ट रिग्रेशन मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो हेट्रोसिडेस्टिसिटी हमारी फिक्स हो जाएगी। आगे चलते हैं मल्टी कॉलिनियरिटी की तरफ, ठीक है। मल्टी कॉलिनियरिटी क्या होती है, 2 और मोर इनपुट वेरिएबल आर टू सिमिलर, जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा इनपुट वेरिएबल अगर बहुत ज़्यादा सिमिलर हो ना, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मल्टी कोलिनियर है, ठीक है। मल्टी कोलिनियरिटी हो रही है। एग्जांपल, इफ बोथ हाइट एंड वेट आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट BMI दे माइट कंफ्यूज द मॉडल, यानी कि हाइट और वेट दोनों यूज़ करे जाते हैं BMI निकालने के लिए, तो ये चीज़ मॉडल को कंफ्यूज कर रही है कि मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टी कोलिनियर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम क्या होगा, हार्ड टू नो विच वेरिएबल इज़ रियली अफेक्टिंग वाई, मतलब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ना, उस चीज़ को इन दोनों वेरिएबल में से, हाइट में से या फिर वेट में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, ये पता लगाना क्या हो जाता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे, रिमूव और कंबाइन वेरिएबल, या तो इन दोनों वेरिएबल्स को कंबाइन कर दो या फिर एक को रिमूव कर दो, या फिर दूसरा मेथड क्या होगा, हम दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं जो स्पेशल मेथड्स होते हैं जैसे रिज रिग्रेशन वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे चलें। अब प्रिडिक्टिव एनालिसिस तो आपकी हो चुकी, ठीक है, वही थोड़ी मुश्किल पार्ट था। अब आपका है टेक्सचुअल एनालिटिक्स। टेक्सचुअल एनालिटिक्स, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि टेक्सचुअल एनालिसिस होता क्या है, मीनिंग से देखते हैं इसका। एनालाइजिंग वर्ड, सेंटेंस एंड डॉक्यूमेंट यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके वर्ड्स को समझना, सेंटेंस को समझना, डॉक्यूमेंट्स को समझना टेक्सचुअल एनालिसिस कहलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैटर क्यों करता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट आर क्रिएटेड एवरी डे, दुनिया भर के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट बनाए जाते हैं रोज़। जैसे कोई ट्वीट कर रहा है, कोई किसी को ईमेल लिख रहा है, कोई किसी मूवी का रिव्यू लिख रहा है, किसी खाने का रिव्यू लिख रहा है, ठीक है ना। उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है ना। इसके अंदर हम समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर किसी मूवी का किसी ने रिव्यू टाइप करा तो हम पढ़ के समझ सकते हैं कि मूवी अच्छी है या फिर बुरी है। तो हम टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं। किसी ने वो डाला, अपना ट्वीट डाला, तो दुनिया के अंदर क्या चल रहा है हमें उसके बारे में पता लगेगा। किसी ने किसी को ईमेल लिखा, तो उस चीज़ को लिखा हुआ जो टेक्स्ट लिखा हुआ, उस चीज़ को एनालाइज करना टेक्सचुअल एनालिसिस कहलाया जाता है। इसका गोल क्या होता है कि यूज़फुल पैटर्न समझ में आते हैं और हमें इमोशंस समझ में आते हैं जो टेक्स्ट के अंदर गिवन है, कि इंसान ने किस इमोशन से ये मैसेज लिखा है, या फिर किस इमोशन से ये ट्वीट करा है, गुस्से में ट्वीट करा है या फिर खुशी से ट्वीट करा है, हमें उसके अंदर इमोशन समझ में आते हैं। ये यूज़फुल क्यों है, इसका एग्जांपल ये दे रखा है, सी व्हाट पीपल थिंक ऑफ अ प्रोडक्ट। हमें समझ में आ जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है अगर उसका रिव्यू लिखा हुआ है, ठीक है, अगर लोगों ने अच्छे रिव्यू लिख रखे हैं, इट्स गुड ये वो, तो हमें समझ में आ जाएगा कि लोगों को पसंद आया तो हम खरीद सकते हैं। एनालाइज हाउ स्टूडेंट फील अबाउट दियर टीचर, इंसान बच्चा अपने टीचर का रिव्यू देता है, ठीक है। आपको फॉर्म मिलता होगा कि टीचर के रिव्यूज़ के लिए फॉर्म लिखो कि आपको कौन सी टीचर ने कैसे पढ़ाया, उससे टीचर को पता लगेगा कि मेरे बारे में बच्चे क्या सोचते हैं। अंडरस्टैंड पब्लिक ओपिनियन ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पे पोल जो कराए जाते हैं, पब्लिक का जो ओपिनियन लिया जाता है, रिव्यू लिया जाता है, ठीक है ना। स्पॉट फेक रिव्यूज़ और फ्रॉड इन अ कमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं।
और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं टेक्सचुअल एनालिसिस? बिजनेस में भी यूज़ होता है, जो कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स, मेन तो हमारा यही है। हेल्थ केयर में भी यूज़ होता है, पॉलिटिक्स में भी यूज़ होता है, एजुकेशन में भी यूज़ होता है। ये हमारा मुद्दे की बात है नहीं, हम जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम बिज़नेस के अंदर किस तरीके से टेक्सचुअल एनालिटिक्स यूज़ होता है। चैलेंजेस क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं? टेक्स्ट इज़ मैसी, बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स होते हैं, लोगों ने शॉर्ट फॉर्म्स लिख रखी होती हैं, इमोजीज डाल रखे होते हैं, जो हर इंसान को हर चीज़ समझ में नहीं आ पाती। किसी को स्पेलिंग एरर समझ में आ गया कि हाँ ये सामने वाले ने कर रखा है, बट किसी को नहीं समझ में आता, ठीक है ना। किस इंसान ने इमोजी सरकैज़म में लगाया है या फिर सच में उसने वो इमोजी लगाया है, तो मैसी टेक्स्ट होते हैं। तो ये सेम वर्ड डिफरेंट मैसेज, यानी कि बैंक है, बैंक के दोनों मतलब हो सकते हैं, रिवर बैंक भी हो सकता है, एक मनी बैंक भी हो सकता है। तो जब ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये क्या वर्ड था। लैंग्वेजेस डिफर, अब एक जगह किसी एक लैंग्वेज के अंदर किसी वर्ड का मीनिंग अलग होगा और वही दूसरी लैंग्वेज में उस वर्ड का मीनिंग अलग होगा, ठीक है ना। तो जो एक इंग्लिश वाला है वो उस चीज़ को अलग से देखेगा, हिंदी वाला है वो उस चीज़ को अलग से देखेगा, ठीक है ना। तो एक ही वर्ड का दो लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग मीनिंग हो सकता है, जिसकी वजह से किसी टेक्स्ट को समझने में किसी इंसान को जो कि दूसरी लैंग्वेज का है उसको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ट्रिकी, कंप्यूटर जैसे इंसान समझ जाता है ना कि ये क्या बात लिखी हुई है, इस तरीके से कंप्यूटर हमेशा वो चीज़ नहीं समझ सकता। आपको कंप्यूटर को क्लियरली बताना होगा कि ये काम करना है, वरना वो खुद से नहीं करेगा, ठीक है। जैसे इंसान अपना दिमाग लगा के सोच देता है, अच्छा इसने तो ये लिखी होगी तो मैं अपने पास से लिख देता हूँ, बट कंप्यूटर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ये चीज़ सोचे, ठीक है। तो ये थे चैलेंजेस। टेक्स्ट एनालिसिस इन आर, मेन जो आपका टेक्सचुअल एनालिसिस है वो आर के अंदर ही है। इसका इंट्रोडक्शन ये आता है स्टेप बाय स्टेप इन आर, कि मतलब आर के अंदर सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट लोड करना है, जो भी आपकी फ़ाइल में सेव है या फिर वेब ब्राउज़र में सेव है, वहाँ से आप लोड करेंगे आर के अंदर। फिर उस टेक्स्ट को क्लीन करेंगे, सारी चीज़ें लोअर केस में लिखेंगे, पंक्चुएशन हटा देंगे, नंबर्स हटा देंगे, कॉमन वर्ड्स जो बार बार आ रहे हैं जैसे द एंड, ये सब चीज़ें जो होंगी वो चीज़ हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट लोड करने के बाद उस टेक्स्ट को क्लीन कर देंगे, फिर उसको वर्ड में ब्रेक करेंगे, ठीक है। फिर वर्ड काउंट करेंगे वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल से, फिर उस चीज़ को विजुअलाइज कर देंगे वर्ड क्लाउड से या फिर बार ग्राफ पर, जो भी चीज़ आपको दे रखी है। तो ये स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट लोड करना, उसे क्लीन करना, फिर उसको वर्ड्स में तोड़ना, फिर उसका वर्ड काउंट क्रिएट करना, फिर उस चीज़ को विजुअलाइज कर देना। ये क्या होते हैं, हमारे टेक्स्ट एनालिसिस के स्टेप होते हैं आर के अंदर। आर पैकेज जो यूज़ किए जाते हैं इस चीज़ के लिए वो कौन कौन से होते हैं? TM यूज़ करा जाता है टेक्स्ट माइनिंग के लिए, टाइडी टेक्स्ट यूज़ करा जाता है कि टेक्स्ट को एज अ डेटा शो करने के लिए, वर्ड क्लाउड यूज़ किया जाता है विजुअलाइजेशन के लिए, टेक्स्ट डेटा यूज़ किया जाता है सेंटिमेंट डिक्शनरीज़ के लिए, ठीक है। ये सब आर के अंदर पैकेजेस होते हैं जो कि यूज़ करे जाते हैं। मेथड्स क्या क्या आ गए अब हमारे टेक्स्ट एनालिसिस के? बैग ऑफ वर्ड, जस्ट काउंट हाउ मेनी टाइम ईच वर्ड अपीयर, कि कितनी बार एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, ठीक है, वो हो गया हमारा बैग ऑफ वर्ड। TF या फिर IDF, TF होती है टर्म फ्रीक्वेंसी, IDF होती है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। गिव मोर इंपॉर्टेंस टू रेयर बट मीनिंगफुल वर्ड, ये उन चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है जो रेयर होते हैं, यानी सबसे अलग होते हैं और उन चीज़ का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। ये क्या कहलाई जाती है? टर्म फ्रीक्वेंसी या फिर इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एनग्राम्स क्या होते हैं? लुक एट वर्ड पेयर ऑफ ट्रिपलेट, जो ट्रिपलेट के अंदर हैं या फिर पेयर के अंदर हैं वर्ड्स वो देखती है, जैसे कि जो चीज़ हमेशा साथ आएंगी, जैसे थैंक यू, न्यूयॉर्क सिटी, ये चीज़ 3 वर्ड हैं, ये हमेशा एक साथ आएंगे अगर कहीं पर भी सेंटेंस के अंदर होंगे, या फिर थैंक यू हो जाएगा, यू अलग नहीं आएगा, थैंक अलग नहीं आएगा, ठीक है ना। ये एनग्राम्स होते हैं जो कि पेयर के अंदर या फिर ट्रिपलेट के अंदर साथ होते हैं पूरे टेक्स्ट के अंदर। फिर आता है टॉपिक मॉडलिंग यानी कि LDA, फाइंड हिडन थीम इन लार्ज टेक्स्ट, की लार्ज टेक्स्ट जो है उसके अंदर मेन उस इतने बड़े टेक्स्ट की मेन थीम क्या है वो समझने में हमें क्या हेल्प करता है? टॉपिक मॉडलिंग, LDA हमें हेल्प करता है, ठीक है। ये 5 मेथड हैं टेक्स्ट एनालिसिस करने के, बैग ऑफ वर्ड, TF या फिर IDF, एनग्राम और टॉपिक मॉडलिंग यानी कि LDA भी जिसको बोला जाता है। उसके बाद आ गया टेक्स्ट माइनिंग या फिर कैटेगराइजेशन या और सेंटिमेंट एनालिसिस। टेक्स्ट माइनिंग क्या होती है? द फुल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इन्फो फ्रॉम टेक्स्ट, की टेक्स्ट से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल देना टेक्स्ट माइनिंग कहलाया जाता है। टेक्स्ट कैटेगराइजेशन क्या होता है? टेक्स्ट को ग्रुप में बांट देना, जैसे कि ईमेल को हमने अलग अलग बांट दिया कि ये वर्क ईमेल है, ये स्पैम ईमेल है और ये पर्सनल ईमेल है, इन चीज़ों को अलग अलग बांट दिया। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम? नेव बेस से, SVM से, डिसीजन ट्रीज, ये सब इन सब चीज़ों से हम ये चीज़ें टेक्स्ट कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है कि इमोशन समझना, जो सेंटेंस के अंदर जो टेक्स्ट के अंदर इमोशन दे रखे हैं कि वो पॉजिटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है या फिर न्यूट्रल इमोशन में वो बात कही जा रही है, वो चीज़ समझना। डिक्शनरी यूज़ करना, जैसे AFINN या फिर NRC, ठीक है।
या फिर मशीन लर्निंग का यूज़ करना। यूज़फुल इन सोशल मीडिया रिव्यूज़ एंड सर्वे, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये? सोशल मीडियाज़ में, रिव्यू में और सर्वे में। तो बस हो गई हमारी आज की वीडियो, लास्ट वीडियो ख़त्म। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अब आपको इसके वन शॉट के साथ बस कुछ ही देर के अंदर। तब तक बने रहिए आईडिया इन्फ्यूजन के साथ। थैंक यू सो मच। और 100 सब्सक्राइबर तो हो गए, अब इसको 500 जल्दी से पहुंचाना है और इसमें मेरी आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। मैं आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो के अंदर वन शॉट के साथ।